औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 4 रबीउल अव्वल है और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं ग्लोबल मॉर्निंग ज़ीशान अज़हर के साथ पीर से लेकर जुमे तक हमारा और आपका साथ रहता है। और ये जो महीना है, मुक़द्दस महीना, जिसमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, ना सिर्फ आमद हुई बल्कि दुनिया रहमत में लपेट दी गई। दुनिया के हर सिमत रहमत बरसने लगी। और जब दो ऐसे वाक़यात कि जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त था तो आसमानों पर बहुत ज़्यादा हलचल थी और उस टाइम पर भी दरूद इब्राहिमी पढ़ा जा रहा था। फिर दूसरा वाक़या वो कि जब नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को खो दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कानून है कि बाप के बाद बेटे को विरासत मिलती है। नबूवत को ख़त्म होना था, क्योंकि ख़त्म नबूवत की मोहर आपकी पुश्त मुबारक पर मौजूद थी। तो फिर मेरे रब से अपने कहते हैं ना कि नाराज़गी, दुख, अफसोस में डूबे हुए इंसान को मनाना, तो मेरे रब से अपने महबूब की नाराज़गी देखी नहीं गई। फिर आपने तोहफ़ा दिया मेराज का, और उस पर जब आप मेराज पर गए तो तब भी आपने अपने ही उम्मतियों के लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर आए। तो ये वो महीना है जिसको मनाएं, और कहते हैं कि इसमें मनाने वाले को भी सवाब। और उसके बाद अगर हम खानवादा रसूल की बात करें, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और पंजतन पाक की अगर हम बात करें, बीबी की बात करें, शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करें, जिनके कॉल से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, तो ज़िंदगी ना सिर्फ महवर हो जाती है खुशबू से, बल्कि ज़िंदगी जीने का जो जुज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल कि वो एक चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन उससे इंसानों को ख़रीदा जा सकता है, वो है मीठी बात और प्यार भरा अखलाक। इसी के साथ हम बात करेंगे कराची के वेदर की। तो कराची में इस वक्त, अच्छा मैं अब बिल्कुल नहीं बताता आपको बारिश है या नहीं है, क्योंकि रोज़ बताने के बाद बारिश नहीं होती तो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं ऑफिस के जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, या क्योंकि काफ़ी जगह पर हमारा ग्लोबल अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। मेरे ऑफिस में तो ऑन होता है ये, जब सुबह सुबह बैठे होते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद, ये 12 बजे के बाद तमाम चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो 10 से 10:30 11 बजे तक ये लोग देखते हैं। तो 29 डिग्री सेल्सियस है जी, हवा में नमी का तनासुब 70% है, और 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा इस वक्त चल रही है। लेकिन सिम्त इस वक्त तयन नहीं किया गया तो मैं आपको नहीं बता सकता। इसी के साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो इस वक्त इंडेक्स जो है 2,08,792.155 पर मौजूद है, और आज डिक्लाइन देखा जा रहा है क्योंकि 162 ऐसी कंपनियां हैं जो हाईली ट्रेड कर रही हैं, 267 ऐसी कंपनी, 267 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें बहुत मेजर डिक्लाइन देखा जा रहा है, और 134 ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर कोई भी चेंज मौजूद नहीं है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि मैं स्टार्टिंग में ही बात कर लूँ कि अगर बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत चीज़ों को हम मेजर करके चलते हैं, दैट सरा गोज़ टू माई टीम। और मैं टीम की अगर बात करूं तो टीम में जितने भी लोग हैं, इनका मैं नाम आखिर में लेता इसलिए ज़रूर हूं कि इनका नाम लेना ज़रूरी है, और ये टीम के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक चीज़ और कि कल एक वाक़या मैंने देखा और ऑफिस से मैं वापस आ रहा था। अच्छा, बंदा बाइक से गिर गया, गलती थी या नहीं थी वो बात साइड पर है। उसके बाद कुछ लड़कियां और लड़के उतरे, ये नहीं कि उसको बीच रोड से साइड पर करे, सेल्फीज बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं। एक बंदा तो ऊंचा ऊंचा कह रहा है, यार वो वाले गाने पर टिकटॉक बनेगी इसकी। अगर उसकी जान चली जाए, गलती उसी की है, माना वो फजूल बाइक चला रहा था। तो सुबह सुबह एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज वो रोड पर गिरा, हो सकता है कल आप बिल्डिंग से गिर जाए, आपको बचाने वाला कोई ना हो। तो ये याद रखें कि अगर किसी के भी कुछ ऐसा हादसा देखते हैं तो हमेशा ये याद रखें कि यह हादसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो हादसों को इस नज़र से देखें कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी छोटी सी है, यानी ज़िंदगी का सफ़र कितना है। अगर हम खुली आंखों से देखें तो अजान से नमाज तक का सफ़र है हमारा, यानी जब आते हैं तो अजान दी जाती है कान में, जब जाते हैं तो नमाज जनाजा अदा होता है। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी हम समझ जाए ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। इसी के साथ अब मेहमान गिरामी की तरफ हम बढ़ेंगे, और मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ कि हम एक वो हस्ती कि जिनको हम बात ये करते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी हमें सोल्यूशंस चाहिए रिगार्डिंग द हेल्थ, तो हम द वन एंड ओनली डॉक्टर तारिक को हमेशा अपने शो पर इनवाइट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है डॉक्टर तारिक की, या मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं, मैं कहीं पर भी जाऊँ ये मौजूद होते हैं। डॉक्टर तारिक अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं कितनी भी दूर चले जाऊँ आप आ जाते हैं। लव यू ब्रो फॉर दैट।
जज़ाकल्लाह। और दूसरे जो है वो हमारे गेस्ट के लिए मैं ये कहूँगा, बहुत मीठा बोलते हैं, ऑफ द एयर ऑन एयर बड़ा करेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मजदूर की अगर आवाज़ बनना है तो आवाज़ को लाउड करना पड़ेगा। ये भी जहाँ मैं जाऊँ वहाँ ये मौजूद होते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात, एक दफ़ा मैं बहुत पहले इनसे नाराज़ हुआ था, उसके बाद से ये छुट्टी नहीं करते। अच्छा, अगर छुट्टी करनी हो तो शान भी आज का दिन देते, कल देख लेते हैं। तो दुबन ज़फ़र खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपका काफ़ी लोगों ने नोटिस किया, बड़ा गुस्से वाला बंदा है। मैंने कहा ये बंदा गुस्से वाला नहीं है, ये वाकई में मोहब्बत वाला, लेकिन जब आवाज़ उठाता है तो फिर गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही है? अच्छा, लोग कहते हैं कि वो नहीं, आपके बात तो आता है ना, जब मजदूरों की वेज नहीं दी जा रही होती और उसके ऊपर जो चीजें हो रही होती है, फिर जो आपने अच्छा वक्त देखा और अब उसी वक्त को मजीद बदतरीन करके दिखाया जा रहा है, तो फिर उस पर तो आप लोगों का लाज़मी सी बात है, फितरी बात ऐसा ही है। तो डॉक्टर तारिक, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना है, ड्राई लिप्स और ड्राई हैंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि गर्मी, हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी है, तो ड्राइनेस का रीज़न हम चिकना नहीं खा रहे, क्योंकि चिकना खाते तो मोटे हो जाते हैं, तो क्या कहें? देखिए, ये जो ड्राइनेस होती है ये हाइड्रेशन का एक इशू है। पानी की कमी थोड़ी सी बॉडी में आती है तो स्किन के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। और वेदर स्लोली बट चेंज हो रहा है। थोड़ा सा वेदर में आप देखें चेंजिंग आ गई है, हल्की हल्की खुनकी महसूस होने लगी है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है। तो कुछ बारिश ना होने के असरात ही चल रहे हैं कि बारिश हो जाती तो वेदर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी फिलहाल डिहाइड्रेशन ही एक रीज़न बन सकता है ड्राइनेस का। अदरवाइज वेदर तो बेहतर है। नहीं, वेदर तो अक्टूबर तक बेहतर रहता है ना, फिर अक्टूबर में हाय जो तंदूर पर रोटियां लग रही होती हैं, वो लिटरली बंदा तो अक्टूबर का तो वेदर ऐसा होता है, हाथ में आटा रख के थोड़ी देर वाय सूर्य पे कर रोटी पक जाती है, पता लग गया। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अल्लाह के रंग है जी, हमें हर रंग में खुश रहना है। जफ़र भाई, आपकी तरफ आते हैं। और जफ़र भाई, एक बड़े अच्छी वसूख वाले आदमी का मैंने बड़े मोहतरम है मेरे लिए, और कोशिश यही है कि शो पर अभी आ जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बंदा दिखा दे कि 45,000 से नीचे वेज दी जा रही हो तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं नज़र आते लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखिए, असल सूरत हाल यही है कि हमारे यहाँ कवानीन तो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद जो है ना हमारे यहाँ वो तकरीबन ना होने के बराबर है। एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये जो मिनिमम वेज का जो कानून है मंजूर तो हो जाता है, लेकिन इस पर अमल जो है वो बहुत कम इदारों में और बहुत कम फैक्ट्रियों और कारखानों में किया जाता है। और कहा तो ये जा रहा होता है कि मुझे बताया जाए कि कहाँ जो है वो अमल हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। सबको पता होता है, सैकड़ों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, आपके इंस्पेक्टर हैं, आपके पूरे इदारे हैं जो आप बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं, आपने रखे हुए हैं, उनका काम ही यही है। मैं और आप बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कहाँ जो है वो मिनिमम वेज के कानून पे अमल हो रहा है और कहाँ इसको वायलेट किया जा रहा है। तो असल बात यह है कि ये तो सब कहने की बातें। हमारे यहाँ अगर कानून की अमलदारी हो, पासदारी हो, तो शायद हमारे माशरे के अंदर बेहतरी हो। अब जैसे ये रबीउल अव्वल का महीना है और हम इसी हवाले से बात करेंगे कि देखें इस वक्त जो पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस पाकिस्तानी जो कौम है, आप देखें ना उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बेतहाशा है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, परेशान है, मसाइल में घिरे में है, और जितने जतन करते हैं वो एक दलदल साबित होता है और उसके अंदर से निकलने के बजाय वो और धंसते चले जाते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने ये पाकिस्तान जो है कलमे की बुनियाद पर हासिल किया था और हमने यह अल्लाह से एक अहद किया था कि हम इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लाम का और नबी का कानून जो है वो नाफिज करेंगे। ऐसे ही है। और उसको जब हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया तो उसके नतीजे में ये है कि यहाँ पर अब हम कुछ कर लें। हम सारे तजर्बे करते हैं, आमरीत का भी करते हैं, हम जमहूरियत का भी करते हैं, सोशलिज़म का भी करते हैं, कम्युनिज़म का भी करते हैं, कभी जो है वो जो है उसको 1 यूनिट पे ले जाने की बात करते हैं, कभी सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, लेकिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और जो बुनियादी मसाइल हैं इंसान के, यानी अब देखें ना महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती ही जा रही है।
ऐसा ही। अभी कल फिर 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए। अच्छा, कम तो 1 पैसे, मतलब 80 पैसे 70 पैसे कर रहे हैं, बढ़ा 5-5 रहे हैं। हाँ, जो कम करते हैं वो पैसों में करते हैं, हम बढ़ाते जो है ना 5-10 रुपए के अंदर है। और अब तो ये रोज़ाना की बुनियाद वाला जो फार्मूला अख्तियार किया है, मुझे लगता है ये भी वो जो लंगड़ियाल साहब से मंसूब किया जाता है ना कि 200 और 201 यूनिट जो है उसका ये फार्मूला किसने बनाया है। अच्छा, एक बात और है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप देखें 5 रुपए बढ़ाया, ठीक है, 4 रुपए 10 पैसे कम कर देंगे, नहीं 3 रुपए 10 पैसे कम कर देंगे, ठीक है, 1 रुपए 80 पैसे वहीं रहा, ठीक है, फिर 40 पैसे कम होगा, 1.5 रुपए तक आएगा, फिर एकदम से 4 रुपए बढ़ाएंगे, वो 1.5 रुपए रहेगा, फिर उस 4 रुपए पे खेलेंगे, तो पीछे वो आपका सेव होता जा रहा है 1.5 रुपया और वो बढ़ता भी जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखें बेरोज़गारी, बेसुकूनी, ये जो है वो हमारे यहाँ जो है ये महंगाई और मामलात ये है कि कंट्रोल में नहीं आके देते। एक आम आदमी जो है वो किसी भी लिहाज से मुतमईन नहीं है। सही। होना क्या चाहिए कि हम तो अपने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिया हुआ निज़ाम है और जो कानून है उसके लिए हम कोशिश तो करें, उसके लिए हमारी एफर्ट्स और तगोदो तो होनी चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि अल्लाह हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, अगर नहीं भी है तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब अवाम उन्नास का भी और हमारी एलीट क्लास का भी, अशराफिया का भी मसला यही है कि बातें तो हम बहुत करते हैं, अमल दरामद नहीं है, जो बात मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ। नतीजा ये है कि उसकी वजह से हम एक मुश्किल में घिरे में, अगर हमें उस मुश्किल से निकलना है तो उसके लिए हमें जो है वो जो ये शरीयत का जो निज़ाम है इसको अमलन जो है अमली जामा पहनाना होगा। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जो ज़माना जाहिलियत था, एक सहाबी थे जो यानी मुसलमान हो गए बाद में, तो सहाबी हुए, सहाबी रसूल, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या सुनाने लगे कि जाहिलियत के अंदर तो ये लोग अपनी बच्चियों को, बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। इस्लाम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों पे इतनी मेहरबानी और इतनी शफ़क़त की कि वो अपना वाक़या सुना रहा है कि मेरी छोटी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई थी, मैं उसको ले गया जंगल में और वहाँ मैंने ज़मीन खोदनी शुरू की कि इसको इसमें दफन करूँगा, और वो बेचारी वो भी अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से हाथों से मट्टी हटा रही है मेरे साथ और बाबा बाबा कर रही है। और जो है कह ले जब वो गड़ा तैयार हो गया तो मैंने उसमें डाल के उसे मिट्टी डाल दी, चीखती रही बाबा बाबा, लेकिन मुझे कोई रहम और कोई तरस नहीं आया। देखे वो लोग, और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यानी जब निज़ाम दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको शफ़क़त और मोहब्बत दी, ऐसे ही है तो पूरा माशरा जो है वो तब्दील हो गया। एक मजदूर, मसला हमारे यहाँ पे यही है ना कि मजदूर की, जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है उनकी आमद का, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसके हाथ में दे दो। हमारे यहाँ पे अच्छा चलें, एक निज़ाम लोग ये कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम मंथली बेसिस पर काम करते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर्स हमारे बड़े डिफरेंट हो गए हैं, बिजली का बिल है, यूटिलिटीज़ काफ़ी महंगी हो गई हैं, वो भी माना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं कहा कि ठीक है महीने पर भी दो लेकिन निचोड़ कर दो, कुछ भी मत दो। मकसद ये है कि जब काम का 100 रुपया वहाँ पे 20 रुपये देने का भी हक नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप गुस्से से 120 रुपया ले रहे हैं। मैं इस पर भी एक वाक़या सुनाऊँ आपको कि एक मजदूर पसीने में शराबोर और वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आया, उन्होंने उसकी आंखों पे जो है ना हाथ रख दिया, सुभान अल्लाह, और यानी ये पूछा कि कौन बताओ, तो उसने कहा कि इस माशरे के अंदर मुझ जैसे पसीने में शराबोर जिसके पसीने की बदबू उठ रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसमें कौन हो सकता है जो मेरी आंखों पर हाथ रखे, इतनी शफकत का मुजाहरा करे, कोई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हो ही नहीं सकता कि जो इतनी शफकत का मुजाहरा करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह के माशरे में इस तरह के लोगों को इसी मोहब्बत और इसी शफकत और इसी उल्फत के ज़रिए से उनको कलमा जो है वो पढ़वाया, उनको दीन में दाखिल किया, और फिर वो लोग जो है दुनिया की सबसे सुपर ताकत हो गए और ईमान की बदौलत जो है, और असल चीज़ ही ईमान होती है, और उस ईमान को जो है वो हमारे यहाँ जो है वो यानी होता है ना कि आप देखें कि हम जो है वो
उसकी कोई परवाह ही नहीं कर रहे होते। हम यानी जो है वो मज़दूर की मजदूरी है। हम अल्लाह के नबी की तालीमात को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इनकी दीवी तालीमात को और अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते हैं। हम तो अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, लेकिन इनके जो अहकामात हैं उनको बिल्कुल नहीं मान रहे होते। जब हमारा अपना मामला आता है तो हाँ बिल्कुल उलट और अलल रगम हम जो है ना वो मामलात कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से हमारे माशरे के अंदर सुकून आएगा, किस तरीके से इत्मीनान आएगा, किस तरीके से ये परेशानियाँ दूर होंगी, किस तरीके से ये बेचैनी दूर होगी, किस तरह से मसाइल के गर्दात से हम निकलेंगे। आज 80वां योम जो है ना वो 79वां जो है वो हमने जो है वो जो है पाकिस्तान का योम तासीस मनाया है, सालगिरह मनाई है, और आज भी हम वही गटर और बिजली और पानी और सेवरेज और जो है वो लैंड ऑर्डर और बदउनवानी और बद इंतज़ामी और ये सारी चीज़ों के अंदर हम उलझे हुए और फंसे में, और कोई किसी को कोई समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरीके से निकलेंगे। अब इस वक्त हमारा जो माशरा है, आप देखें ना कि अगर उसके अंदर प्यून से लेके और ऊपर तक, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, कि जो है वो इल्ज़ामात लग रहे होते हैं कि साहब वो चाय पानी के पैसे लिए बगैर जो है वो आपको अंदर दाखिल नहीं होने देता। अवामी दफ्तर के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर वो भी अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल कर रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहूँगा, मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ से दोबारा आपकी तरफ आता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके अपने नेचर पे। अब आप ग्लोबल वन पे जब भी आते हैं तो हर कोई वेलकम कर रहा होता है, ये अपना ज़र्फ होता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, अब जो है वो दोबारा से एक वाइटनिंग क्रीम्स का बड़ा टेक्सचर चल रहा है, और वाइटनिंग क्रीम जैसे यूज़ करते हो तो आपकी स्किन थिन होने लग जाती है। कुछ बेहतर ऐसी क्रीम्स नहीं है जो वाकई में लोगों को गोरा चिट्टा वाला फॉर्म दे दें? नहीं, वो तो एक बड़ी मशहूर ब्रांड का नाम लेना no. बड़ी पॉपुलर है, जो आपको पता है गोरा करती है दिनों में। लेकिन वाइटनिंग एक हमारे यहाँ देखें, एक जो गोरा है वो थोड़ा सा अपना कलर टैंक करना चाहता है, जो काले होते हैं हम गोरा होना चाहते हैं। बाल जिसके सीधे वो कहता है मेरे कर्लिंग होने चाहिए, कर्लिंग करवाते हैं, और जिसके कर्लिंग कहता है मुझे थोड़े से स्ट्रेट चाहिए। तो ये इंसान की फितरत है। हाँ, ये चीज़। तो अब गोरा होने के लिए देखें, सबसे पहले आप एक्सपोजर टू सन थोड़ा सा कम कर दें, इंडोर रहेंगे ऑटोमेटिकली गोरा कर, तो इंडोर रहेंगे तो पैसे किधर से आएंगे? हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि जो क्रीम आती है, कई फार्मूला क्रीम्स के आपने नाम सुने होंगे। एक फार्मूला क्रीम बड़ी पॉपुलर है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होती है। हमारे पास प्रैक्टिकली हमने देखा कि दिनों में रंग गोरा हो जाता है, हफ्तों में शादी हो जाती है, और महीने के बाद फिर वही कलर आ जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि बाजी रजिया वो किधर है, वो पहली वाली जो मैं पहले वाली छोड़ के गया था। अच्छा, अभी कुछ बातें हो रही थी उसमें एक ऐड करूंगा। देखें, एक बात शायद आपने सुनी होगी, मैं उसको कोट करता हूँ कि जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हम पे आ जाए। ऐसे ही है, ये हम अपने आप को देखें, हमारे अमाल है वैसे हम पे हुक्मरान बिल्कुल को हम कर दिया जाता है। अगर अपने खामियां हमें नजर आने शुरू हो जाए तो हमें दूसरों की खामियां खत्म हो जाएंगी। हमें अपने खामियां नहीं नजर आती, हम दूसरों में खामियां ढूंढते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं पूछूंगा कि एक भाई ने वाकया मुझे सुनाया, कहते हैं कि रिसेप्शनिस्ट जो है ना वो बड़ी गुस्से में आ गई। एक बंदे ने कहा कि वो आया, उसने कहा कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है विदाउट डॉक्टर की, तो उसने कहा क्यों? मुझे जेंडर मालूम करना है। अच्छा, कहती है कि उस रिसेप्शनिस्ट ने ये कहा कि सर आपने डॉक्टर से पूछा? ये कहते नहीं, दरअसल मुझे ये करना है कि मैं तो मर्द हूँ, मेरे घर तो मर्द ही पैदा होगा, औरत कैसे पैदा होगा? तो उसने कहा सर अगर फीमेल हुई या बेबी गर्ल हुई तो कहता है तो अबॉर्शन करूंगा, तो मेरी शान के खिलाफ है, मैं तो मर्द हूँ, मर्द ही पैदा करूंगा। मकसद कहाँ से ठप्पा लग के आता है कि मर्द? इंडिया में बड़ा हो रहा है। इंडिया में तो वो फीमेल को रहने ही नहीं देते, जेंडर मालूम करने के बाद अबॉर्शन हो जाती है फौरी तौर पर। नहीं, लेकिन मुझे मसला ये है कि भाई शादी औरत चाहिए उनको, अच्छा 5-6 औरतें साथ साथ भी चाहिए। ये वही लोग होते हैं कि जिनकी फ्रेंड लिस्ट अगर देखें मुश्किल से 1-1.5 बंदा कहीं नजर आ जाए तो आ जाए, बाकी तो लड़कियां ही लड़कियां होंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि वो आप जो है आप निज़ाम जो है वो बड़ा बदनवानी की तरफ ही हम कहेंगे जा रहा है चीज़ों को। सब ब्रेक से वापस आपकी तरफ मैं आता हूँ। यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और अब ये मैं पूछूंगा कि सब ये सही किया या नहीं किया अगर लड़की ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बीवी औरत नहीं है, तो उस पर उस मर्द ने कहा कि वो तो मैं ब्याह के लाऊं, मर्द हूँ, और मर्द का ये काम है कि औरत को ब्याह के लाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये मर्द की जो ये अना वाली बात है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। एक ब्रेक, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग।
जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम वापस आ चुके हैं और अब डॉक्टर तारिक की तरफ दोबारा देंगे। डॉक्टर तारिक, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए जो कि फजूल सी गंदी गंदी सी बातें करते हैं? गंदी गंदी से मुराद वही, मैं मर्द हूँ, मेरे घर बेटा ही पैदा होगा। नहीं, देखिए ये हमारे यहाँ सोच इस तरह की बन गई कि जो हम उस दौर में रहते थे, जहालत के दौर में, कि बेटी जो है वो सही नहीं हो, मतलब उसको ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। यूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी जिन्होंने एक यूँ समझे बिल्कुल ऐसे माशरे को, तालीम याफ्ता माशरा, पढ़ा लिखा माशरा, जो आजकल की सो कॉल्ड पढ़ी लिखी कौमें अपने आप को कहती, उससे कई लाख दर्जे बेहतर माशरे में तब्दील कर दिया, जिसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। लेकिन अब तो सही कह रहे हैं रमीज सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्वेश्चन, कि आपका अब तो लोग दुआ कर रहे हैं, प्रोटेक्शंस की तरफ जा रहे हैं या वक्फों की तरफ जा रहे हैं। नए नए शादीशुदा जोड़ा कि अगर कल को मेरी 18 माह की बेटी के साथ ऐसा किसी ने कर दिया तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, ये बड़ी मिथ्स है। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हम उसके साथ रह रहे हैं, हालांकि हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें नहीं थी। आपको पता है, एक दौर के अंदर टीवी देखना भी बुरा महसूस किया जाता था, हम लोग उसके विटनेस हैं कि अब वो चीज़ें आहिस्ता 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 हमारे अंदर सरायत कर गई। अभी कुछ अर्से पहले की बात है। गलत चीज़। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं मानता, इंडिया के अंदर भी सैरेगेसी बहुत है। वेस्ट से सैरेगेसी आई ना, कि मतलब कराए की कोख है जिसमें कोई निकाह नहीं है, आपने उसको जो है वो प्रोसेस के थ्रू आपका बच्चा दुनिया में आ रहा है। उस माशरे में जहां पर बहन को बहन नहीं समझा जाता, माँ को माँ नहीं समझा जाता, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके साथ आपने इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना आप कर सकते हैं, कोई मनाहियत नहीं है। वहां पर भी 18 साल से पहले आप किसी बच्ची या बच्चे को टच नहीं कर सकते जब तक वो लीगल राइट्स पर नहीं आता। तो मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान के अंदर किस हवा से। एक चीज़ आपने सुनी होगी, डार्क वेब कहलाती है। डार्क वेब पे यही सारी चीज़ें मौजूद है और हमारे यहाँ वो चीज़ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, देखें हमने अपने अखबार खत्म कर दो। क्या चीज़? पीटीए वेबसाइट्स को बैन क्यों नहीं करता? अरे वो प्रॉक्सीज के थ्रू चला लेते हैं। नहीं, आपको याद होगा कि जब हमारा बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ था, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, कि पीटीए ने कुछ साइट्स को ब्लॉक किया था और ऐसे ब्लॉक किया था कि आप कितनी भी महंगी प्रॉक्सी खरीद लें उसको ओपन नहीं ऑन कर सकते। तो ये वहाँ नहीं जाते ना। देखिए, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। देखें, चाइना की अपनी फायरवॉल्स हैं, चाइना का अपना सिस्टम है, गूगल अपना है, रशिया का अपना है, उनका बैंकिंग सिस्टम अलग है। उसके बाद आपको मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद जिक्र किया था कि जो इसराइल है वो रफ्ता रफ्ता एआई को कैप्चर कर रहा है। हज़ारों थाउजेंड्स ऐसी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं जो एआई को डेटा देंगी, जो वो चाहते हैं वो हमें दिखाएंगे। एआई को हम बिलीव कर चुके हैं और वो एआई हमें वही चीज़ दिखाएगी जो वो दिखाना चाहते हैं। और हमारा अभी फर्म बिलीव किया जा रहा है एआई पे कि एआई सब कुछ कर सकती है। एआई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। काफ़ी रिश्ते टूटे हैं लोगों ने एआई पे, लड़की और लड़कों ने रिसेंटली खूबसूरत तस्वीरें लड़की और लड़के को देखने। अच्छा, दोनों तरफ से बड़ा ये मज़े का वाक़या है। ये लाहौर का वाक़या शायद, कि वहां पर लड़की और लड़के की तस्वीर दी है। लड़की भी ऐसी कि बंदा के ख्वाबों में आनी चाहिए और लड़का भी ऐसा है लड़कियों के ख्वाबों में आना चाहिए। और जब दोनों को देखा, दोनों घी के नस्तर, वो लड़की भी 15-20 सोफों पे इकट्ठी आ रही, लड़का भी 15-20 सोफों, तो वहीं पर रिश्ता टूट गया। अभी एमपीए की गालिबन एमएलए की बात हुई, जिसकी शादी हुई है, उसने केस कर दिया लड़की ने। मतलब 1 महीने के बाद उसने लड़की को तलाक दे दी। लड़की चले गई कोर्ट में कि मुझे अब मेरे ड्यूज नहीं दे रहे। तो उसने कहा इसने मुझे फेक तस्वीरें दिखा के तो रिश्ता किया तो मैं इसको कैसे पैसे, ये तो कुछ दिखाया था, जब मैंने घूंघट उठाया तो ये कुछ और निकली। ये रियल वाकया रिपोर्ट हुआ है पूरी मीडिया। वो बड़ा वो इंडिया का एक था कि वो मतलब मेकअप जो है वो उसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ था कि मेकअप से पहले वो इतनी प्यारी होती है। मेकअप तो एक साइड पे रह गया ना। नहीं, एआई मतलब वो दिखा के तो एआई में वही, उसने कहा कि जो एआई में दिखाया उन्होंने वही मेकअप। ये 3-4 दिन पहले की बात है कि उन्होंने एआई में दिखाया तो मेकअप भी बड़ा अच्छा हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि दोनों धोखा देने वाली चीज़ें जो है, ठीक है। और जब वो सुबह उठती है तो वो जब आती है उसको उठाती है कि आप उठे, तो आवाज़ भी उसकी दिखाया बदल गई है ना। तो कहती है भाई आप कौन है, मेरी क्या निकला है? तो कहती मैं ही तो कहता वो, उसकी मूछें भी होती है, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी होती है। तो कहने की ये बात है कि वाकई में वी आर इन द फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ एक और इसमें ऐड कर देते हैं, जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था ना कि इस्लाम, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, बीच में बातों में बात रह गई कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की एक इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी। भाई अच्छी तरह जानते होंगे, उस तालिबान की हुकूमत को नहीं चलने दिया गया, उसके पीछे पूरा प्रोपेगेंडा किया, दुनिया में इस्लामी निज़ाम को आने ही नहीं दिया जाता। हम
ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि हमें अपने निज़ाम भी बुरे लगने लगे नहीं, हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर कहीं पर भी नहीं है कि बच्चियों की तालीम से रोका जाए, बच्चियों को बाहर जाने से, बेरारवी से रोका जाए, लेकिन तालीम अगर कोई सी बच्ची ने इजहार किया तो उसको पटाख से गोली मार दी जाती थी। हाँ, देखिए तो जी, गलत ये है ना। वो कबायली रस्में आ गई ना कि बच्ची ने तालीम हासिल की। इस्लाम से पहले की बातें हैं ये बातें जो हो रही है कि लेकिन बच्ची अभी भी को एग्जिस्ट कर रही है ये बातें। हाँ, तो वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं हमारे माशरे के अंदर कि भाई बच्ची को नहीं पढ़ना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकालें। हम किस तरफ जा रहे हैं हम खुद सोचें। सारे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हमें आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों का आदी बनाया जा रहा है जो हमारे इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं, उनसे हटाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक वाकया शेयर करूं कि हमारे ही मुल्ला जी हैं, हमारे ऑफिस के मतलब बहुत अच्छे से भाई हैं जो गेट पर होते हैं। और मुल्ला जी कहते हैं कि मेरी दादी अम्मा क्या करती थी, हमारी पप्पो कहती हैं कि इतना बड़ा वो बैग, वो नहीं बक्सेनुमा बैग लेती थी और उसमें इतनी बड़ी स्टिक होती थी उनके पास, ठीक है, और वो जो उनके हाथ में ग्रिप होती थी, कहते हैं आते जाते वो रखती थी, कोई भी अगर गलत हरकत पहले भी छेड़छाड़ हो जाती थी, ठीक है, कहते हाथ पे मारती थी। अब माओ को चाहिए कि भाड़ में गया खाना बनाना, भाड़ में गया सब कुछ, पहले अपने बच्चियों और बच्चों के साथ जाए, बच्चे भी सेफ नहीं है। अब वो अगर आपने क्या कहते हैं उसका लियारी नदी का वाकया अगर 4 दिन पहले का आपने देखा हो, तो वो बच्चा इस तरीके से कि जहां पर उसको लेकर जाया गया वो बंदे ने उसको पहचान लिया कि ये मेरे दोस्त का बेटा है, तो वो उठा के उसको भाग गया दूसरी तरफ से। तो मकसद ये है कि आजकल ग्रो दर ग्रो है। क्या कहेंगे इस बारे में कि इतनी गंदी बेरारवी? देखिए, असल मसला ये है कि ये जो मोबाइल है ना, इसका सबसे ज़्यादा बेतहाशा और बिला वजह का इस्तेमाल जितना पाकिस्तान में होता है इतना दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा, वो तो अब ये पाबंदियां लगा रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज के अंदर मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा और इतनी उम्र के बच्चे तक जो है वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो उनको नाइट पैकेज 20 रुपए में और 50 रुपए में करके दिए जा रहे हैं कि रात भर जो चाहो उसके ऊपर देखो और जो चाहो जितनी चाहो जिसको चाहो काले करो और ये सारा सिलसिला करो। अच्छा, उसकी वजह से हमारे माशरे में ये बेरहरवी जो है वो बेइंतहा बढ़ रही है और उसको हम इस तरह से रोक भी नहीं सकते। वो हमारे घरों में और हमारे माशरे में भी जो है वो इसी तरीके से तेज़ी के साथ दाखिल हो रही है। जब तक हम अपने बच्चों को दीन से रोशनास नहीं कराएंगे, नमाज से रोशनास नहीं कराएंगे, मस्जिद से ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलवी बनाएं मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई जो है वो आलिम मौलवी बनाए, अच्छी बात है, दीन का बंदा बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा थोड़ी मौलवी या आलिम फाजिल बन जाएगा, हर एक की अपनी फील्ड होती है। हमें जो है वो हाफिज के साथ साथ इंजीनियर और डॉक्टर भी चाहिए, हमें ज़रूरत है और उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए हाफिज होके साथ आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद आप हाफिज नहीं बन सकते क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अल्लाह ताला का करिश्मा देखिए कि अल्लाह ताला ने वो कुरान पाक जो अगर किसी पहाड़ पर होता था, एक आयत उतरती वो जरा जरा, मतलब आयत का एक वर्ड होता था वो जरा जरा हो जाता, वो इंसान के दिल में महफूज होता है। और मैंने ये भी देखा, मैं इस बात पे खुद भी प्राउड करता हूँ कि जब आप हाफिज होते हैं ना, आपका दिमाग बड़ा अच्छे चीजों को अटेम्प्ट करता है, तेज हो जाता है। तो ये चीज हमें खुद बड़ी बखुद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुनियादी जो इस्लामी तालीमात हैं उनसे जब तक घर में और दरसगाह के अंदर और तालीमी इदारे के अंदर, मदरसे के अंदर रोशनास नहीं कराया जाएगा, तो जिस तेज़ी के साथ हमारे यहाँ, यानी आप देखें ना कि सोशल मीडिया का इतना बेतहाशा इस्तेमाल है और रात दिन का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कट करूंगा, एक सवाल आया है जी जी, बड़े अफसोस के साथ कि आजकल हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बगैर निकाह के लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, और कुछ वाकई रिपोर्ट हुए जिसमें बेटी और बाप साथ रह रहे हैं लिव इन रिलेशंस में। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब बहरिया को तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ फिर भी ये 0.00% ही जो है इसकी तादाद है, ऐसा नहीं है कि इसको पूरे माशरे के ऊपर मुंतबिक करते हैं 2-4 वाक़यात को, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई इक्का दुक्का वाक़या होता है तो उसको भी सोशल मीडिया ये ऐसे बढ़ाकर बयान करता है कि कोई एक वाक़या किसी कोने में भी हो जाए तो वो पूरे माशरे में इस तरह से फैलाया जा रहा होता है कि जिसके नतीजे में ये लगता है कि जो है पूरा माशरा ही इस गंद के अंदर डूबा हुआ है या इसके अंदर जो है लिथड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है,
ऐसा अभी भी नहीं हमारे। नहीं देखिए, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि वाकई में थैंक यू आले भाई फॉर गिविंग मी कि हमें क्योंकि मैं अक्सर ही कहता हूँ कि मैं 2 बंदों के अलावा प्रोग्राम नहीं कर सकता जो मेरे कान में बोलते हैं कि हमें अपनी बेटी को बेटी और भाई को भाई, मतलब लड़के को भाई समझना चाहिए। और ज़बरदस्ती बात यह है कि जिस दिन हम ये समझने लग जाएंगे ना कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या है, मैं मान लिया मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गया, लड़की को भी मैंने मान लिया, ठीक है, कल को मेरी घर भी बेटी होनी है, उसके भी परखचे उड़ सकते हैं। जिस दिन हम ये सोच रहे ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि लड़के जो है ना वो बड़ी हुटिंगबाजी करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर भाभी जा रही हैं, इसके साथ मेरा ये ताल्लुक है वो ताल्लुक है, लेकिन अगर अपनी बहन पर बात है तो मारने के लिए दौड़ते हैं। तो भाई वो भी तो किसी की बहन बेटी है जिसके ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं। और अगर कोई बंदी बड़ी, मैं रमीज़ खान की यहाँ तारीफ करना चाहूँगा कि एक फीमेल थी, वो कहती हैं कि इन्होंने कहा इनसे मतलब मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करता, मैं एक और प्रोग्राम यहाँ पे करता था मेरी कामयाबी, तो रमीज़ ने कहा कि अगर निकाह की बात है तो बात सही है, लेकिन दोस्ती वाली बात मैं नहीं करता। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी नहीं होती। तो फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कि भाई निकाह विकाह, कहते मैं अपनी बीवी के अलावा किसी को सोच भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ उसको ये कहा कि निकाह पर लड़की सोचो कि निकाह बेहतरीन चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको गलत चीज़ों से रोकता है। तो ये चीज़ें हमें जिस दिन हम माशरे में जानने और पहचानने लग जाएंगे तो चीज़ें आसान नहीं हो जाएंगी हमारे लिए। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, इस पर तो सबका इसका कोई कैप्सूल बता दें, कौन सा कैप्सूल खाएं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कैप्सूल लेने के लिए, मुझे ये बताएं कि कौन सा कैप्सूल ऐसा खाएं कि हमारे अंदर शर्म जो है ना वो वाकई में यहाँ पर हो। मैंने आपसे ये कहा ना कि देखिए वैसे तो कैप्सूल डॉक्टर साहब ही बताएंगे, मैं तो सिर्फ ये बता मैं तो वो जो हर्बल कैप्सूल है ना, इस्लामी हर्बल कैप्सूल, वो दे सकता हूँ कि अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाए। सुभान अल्लाह। वैसे माशरे में आ जाएगा इस्लामी हर्बल कैप्सूल, महबूब आपके कदमों में 2 दिन में वेट कम, आए है ये आपकी बात, अगर मैं इसको मैं डालता हूँ मीम ब्रांड बन जाएगा इस्लामी हर्बल कैप्सूल, और 1 दिन में वजन कम, 50 किलो कम। आगे बताएं। देखिए जी, जो बात आपने की ना कि शर्म व हया या माशरे के अंदर जो होनी चाहिए थी, जो हमने देखी भी है, गालिबन आपने थोड़ी बहुत देखी होगी शुरू में, तो मतलब अभी भी देखिए अब हकदार नहीं रही है। देखें, बेटा बाप के सामने जिस तरीके से बात करता है, या बेटी बाप के सामने जिस तरीके से बात करती है, या बेगम शौहर के सामने करती है, माँ बाप के सामने बच्चे करते हैं, वो वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। अब उस चेंज होने में जो आपने भाई ने कहा है बहुत अच्छा कि मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। जो चीज़ें हमारे यहाँ मायूस समझी जाती थी, जिसको हम आमने सामने दोस्तों में घरों में बैठ के नहीं कर सकते थे, वो एक बंदा तखली में बैठ के मोबाइल पे उसको एंजॉय हो रहा होता है। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, आप बात करें, आप वालिद हैं और मैं आपका बेटा, ठीक है ना, अब आप बात करें मैं अपने मोबाइल में लगी, तो ये भी बदतमीजी का स्लोगन है, इसको हम तमीज नहीं आदाब के खिलाफ बात है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आजकल एक बड़ी मिथ है, आप डॉक्टर हैं तो आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, भाई मैं मियाँ से लड़ जाती हूँ, मैं उसको सुना देती हूँ क्योंकि हमारा बराबरी का रिश्ता है। बराबरी का रिश्ता है, ना बाप को लिए हुक्म है, ना भाई के लिए हुक्म है, ना ही किसी और रिश्ते के लिए हुक्म है। जो महरम रिश्ते हैं जिनसे आपका निकाह जायज़ नहीं है, ठीक है, वो अगर नमाज के लिए आप खड़े हो गए और आपको वो बुलाते हैं तो आपको नमाज पहले पढ़नी है। लेकिन अगर अज़दवाजी ताल्लुक के लिए वो नमाज जिसका वक्त कम है, उसके अलावा अगर आपको इवन इशा की आप नमाज के लिए खड़े हो, मियाँ आपको बुलवा रहा है कि आप रूम में आए, तो आपको वहीं पर हक है कि जहाँ नमाज को ठप करें और मियाँ की तरफ चले जाएं। तो अल्लाह ताला ने तो मियाँ के राइट्स ही बहुत नहीं। कंजर्वेटिव हो गए आप थोड़े से। देखिए, ये बातें जो आप कर रहे हैं ये कंजर्वेटिव कहलाती हैं, ये दीन इस्लाम की असास है, लेकिन इनसे दूर किया जा रहा है। जो आपने बात की ना, इसकी लोगों को या फीमेल्स को नॉलेज ही नहीं है, और जो बातें ये करता है वो समझ लें कि सनफ नाजुक का मुखालिफ कहलाता है। ऐसे ही है, उसको उसको हाईलाइट किया जाता है कि देखें ये तो इसके बहुत सख्त खिलाफ है। ऐसी बातें करने से बहुत मुश्किलात आती हैं, आप भी थोड़े एहतियात करिए। नहीं, मैं तो देखिए एक बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, वादा किया है कि तुम हक की बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेशक। बड़ा मुश्किल वक्त आता है, बड़ी चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर उससे रास्ता निकालता है। और मुझे बड़े अच्छे मेरे जो टीचर उस्ताद हैं रमीज़ खान, वो कहते हैं कि चुप बेहतरीन अमल होता है, कि आंसर मत करो, चीज़ें खुद ही स्टेबल होती चली जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो है वो अगर मर्द की, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ाई है, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ाई दी है, क्योंकि एक मर्द की गवाही और 2 औरतों, ये 4 औरतों बराबर, सब जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पर मैं वैसे जमात की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर तरावी पढ़ाने की बात करते हैं तो मर्द उसमें भी इमामत करता है, लेकिन औरत सफ में खड़ी होकर तरावी पढ़ा सकती है अगर पढ़ाने का बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है
तो मकसद सिंपल यहाँ है कि अपने असल को पहचाने, हम जो असल से दूर हो गए डॉक्टर साहब, बेशक। और जिस दिन हम असल को पहचान जाएंगे शायद हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए वही बुनियादी चीज़ मैंने कहा कि इस्लाम की बुनियादी असास जो है, जो हमारे अंदर रची बसी थी, कुछ अरसे तक रही है, लोग हमारे यहाँ भी अभी भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन इससे दूर किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही है। ये सारी जैसे औरत बराबरी, वो कहते हैं मियाँ बीवी दोनों बराबर हैं, कुछ भी है तो वो खुद से बर्तन भी धुलवा ले तो उससे ये भी कर ले। ये सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जो हमारे इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा वो कहूँगा कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छोटी बीवी के साथ थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं रोटियां लगा रही हूँ, आप भी रोटी लगाएं, मतलब तंदूर में। और मोहब्बत तो ये है ना कि आप क्या आलम था अपने माशाल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त टोका नहीं और उन्होंने रोटी जो है वो लगा दी तंदूर में। तो मोहब्बत बीवी के साथ काम करना इक्वलिटी है यहाँ पर। तो कहते कि जब बीवी ने सारी रोटियां बना ली तो वो रोटी पकी नहीं, तो फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने सारी रोटियां पका ली, आप वाली रोटी नहीं पकी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको नबी का रसूल हाथ, अल्लाह का रसूल हाथ लगा ले, वो उसको आग भी हाथ नहीं लगाती। तो यहाँ पर बीवी को जो है वो आपकी छोटी बीवी, क्योंकि आपसे बहुत छोटी थी तो उम्र छोटी, और कहते हैं कि एक वाक़या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, बीबी, क्योंकि मैं नाम नहीं लेता, मैं अब औकात नहीं समझता अपनी नाम लेने की, कि माएँ हैं और माओं का नाम नहीं लिया जाता। तो अम्मा ने कहा कि मतलब छोटी थी, बाहर कोई मदारी कहते हैं कि तमाशा दिखाने आया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप तमाशा देखेंगी, तो उन्होंने सर झुका दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े, आपने उनकी पुश्त से वो तमाशा देखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर बीवी का कुछ जायज़ चीज़ देखने का दिल चाह रहा है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको प्रोवाइड करें। और ये वाली चीज़ कि ये दो हजरात जो शादी वाले हैं, क्योंकि घर भी जाना आप लोगों ने, तो मकसद ये है कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप थोड़ी सी भी तारीफ़ कर देना, वो एक बंदा बड़ा बाहर निकल के देख रहा है मुझे, तो मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि आप थोड़ी सी भी तारीफ़ करते हो तो बीवी जो है वो आगे बढ़कर काम करती है। तो हौसला और लगन के साथ हमें चीज़ों को देखना है। क्या कहेंगे ज़फ़र भाई, लोग गुस्से में देख रहे हैं साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सही बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो मैंने बुनियादी बात आपको बताई ना, कि अगर माशरे से आप तो सिर्फ एक के इसके ऊपर ही औरत और मर्द के ताल्लुक़ के हवाले से ही बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि हमारे माशरे में जो करप्शन सरायत कर रही है, ये भी उसमें ही करप्शन में ही आता है ना एक तरह से, कि अगर जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की ख़राबी और गैर फितरी ताल्लुक़ जो है, ये भी एक करप्शन की ही। अच्छा, गैर फितरी फिजिकल ताल्लुक नहीं होता, अक्सर अच्छा, गैर वो फितरी वो भी होता है, लड़की जाएगी जॉब, आपके लिए तो मैंने जॉब रखी हुई है, लड़का जाएगा कहते नहीं भाई जो जॉब है ही नहीं, अगले 10 साल तक जॉब होगी नहीं। तो ये भी बड़ा फुकदाना कि एक मार्केट में लड़की जाती है तो जॉब नहीं भी होती, खोद के जॉब निकालते हैं, इसको रखना है। तो बस देख लेना आपके, अब हमारा माशरा जो है इसके अंदर करप्शन इतनी सरायत कर चुकी है। मैं एक जर्नल इसीलिए ही बात कर रहा हूँ कि इतनी सरायत कर चुकी है कि आप देखें कि हमारे यहाँ यानी मस्जिदें भी भरी हुई हैं, हमारे यहाँ जो दीनी समात हैं वो भी हो रहे हैं, हमारे यहाँ उम्रे और हज पर भी लाखों लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो दीनी जो मुख्तलिफ तंजीमों के समात होते हैं वो भी लाखों के हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद माशरे के अंदर तब्दीली उस तरह से जैसी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ क्या है, वो यही है कि हमारे ऊपर जो भी यलगार है, मैं इसमें मिसाल के तौर पे आपको एक बात करूँगा कि हम आजकल भी अरब बादशाहों के ख़िलाफ़ तो बड़ी बातें हो रही होती ना कि ये यूँ अमेरिका के पिट्ठू और ये फलाना और ये ऐसे और ये वैसे, लेकिन आप मुझे बताइए कि उन्होंने सिर्फ जो इस्लाम के जो कवानीन हैं उनको ही अपने यहाँ नाफिज किया हुआ है। तो उसके नतीजे में आप उनके माशरे के अंदर आप देखें कि उस तरह से आपको करप्शन और उस तरीके से आपको इस तरह के वाक़यात नहीं मिलते, और उनका माशरा जो है वो एक ऐसा पीसफुल माशरा था कि उसके अंदर आप सुकून से रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और मसले मसाइल से बहुत दूर, और एक अरसे से आपकी अपनी अमन और सुकून। आपकी अपनी बात ना, आपने क्या बात की कि मैं एक अच्छा कैप्सूल बताता हूं जो कि है नमाज। आप अगर बाहर गए हों या आप बाहर गए हों, तो मैं तो सऊदीया गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि अजान का सलाह 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 निकाल देते हैं। कितनी भी आपने महंगी शॉपिंग की है, वो लाखों की हो, आपके हाथ से सामान रखेंगे, बोलेंगे काउंटर क्लोज है, यहीं पर रखो, बाद में आके लेना, ठीक है। ये तो बुनियादी असूल के वो नमाज को लेकर चलते हैं। मैं इसी पर यही बात करने जा रहा था कि देखे, इस्लामी जो तालीमात है ना,
उन पर किसी हद तक अमल दरामद करें, चाहे आप वो अभी मुकम्मल वो भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आप देखें उनके माशरे एक पीसफुल माशरे, वहाँ पे इस तरह से मसाइल नहीं है, वहाँ पर इस तरह से मुश्किलात नहीं है, वहाँ आवाम इस तरह से बेचैन और बेसुकून नहीं है, और एक अच्छी लाइफ जो है वो दुनियावी लिहाज से भी बसर कर रही है। क्या है कि नमाज की पाबंदी होती है और जो कवानीन है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है। अच्छा, जफर भाई आपसे ही सवाल आया, जफर भाई से पूछिएगा कि हम हर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन कराची की तो मस्जिदों पे भी जाते हुए डर लगता है कि आप घर से चप्पल पहन के जाते हैं, वापसी पे आपको नंगे पाँव आना पड़ता है, जबकि बाहर ममालिक में आपके पास जो है वो डिओड्रेंट्स वगैरह जो विदाउट अल्कोहल है वो मस्जिद के बाहर ही होते हैं कि आप उसको यूज़ करें, और महंगी से महंगी परफ्यूम पड़ी होती है, कोई चोरी करके नहीं लेके जाता। देखिए, असल मसला हमारे यहाँ का तो जो माशरा है वो जिस तरह से अभी बात हो रही थी ना कि यहाँ तो एक कहीं कबायली कल्चर को जो है वो दीन का नाम दे दिया गया है, कहीं जो है वो बाल गांव देहातों के अंदर जो उनके अपना जो कल्चर है उसको दीन का नाम दे दिया गया है, और हम जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम कलमा नहीं आता लोगों को, यानी उनको जो कलमा आता हो, नमाज से दूर की बात है, कलमा नहीं आता उनको। अच्छा, अब उसकी वजह से फिर होता क्या है कि एक तो जो है वो गुर्बत, दूसरे फिर हमारे यहाँ नशे की जो लत है। आप देखें ये हिरोइनचियों ने भी ये सारा निज़ाम बर्बाद किया हुआ है ना, यानी कहीं जो वो गटर का ढक्कन चोरी कर रहे हैं, कहीं वो मस्जिद से चप्पल चोरी कर रहे हैं, इसमें 80% ये नशेई लोग हैं ना। नहीं, अगर मैं एक बार एक बंदे को मैंने देखा, वो कह रहा है मेरे चप्पल बड़े पुराने हो, पकड़ लिया उसको, कहता है यार मुझे एक जगह पे जाना था, चप्पल पुराने थे, मैं कहा चलो चेंज कर जाते हैं, मैं अपने भी तो छोड़ के जाना हूँ। मतलब ये लोगों का कॉन्सेप्ट ही अजीब हो गया। ये बहुत मिनिमाइज है ना। अच्छा, इसको पूरे माशरे पे आप मुंतबिक नहीं कर सकते कि ऐसा रूटीन में और पर नॉर्मल उसमें हो रहा है। पता है क्या मसला है कि हमारे यहाँ पे ना हम बेचारे, कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, हम फिर आपकी तरफ आते इसको कंटिन्यू करते हैं, हम नशे वाले जो लोग हैं ना, क्योंकि वो तो खुद से भी बेजार हैं, अगर देखा जाए नशे वालों को हम देखते हैं, कल का भी मैंने देखा लाठी चार्ज हुआ, तो भाई उन पर क्यों नहीं लाठी चार्ज होता कि जो इस चीज़ को बेच रहे हैं। जराइम पेशा अनासर जो हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं जफ़र भाई आप पे पिस्तौल रख रहा हूँ, बंदूक रख रहा हूँ, जो भी है, जफ़र भाई नशे के आदि हैं, उसको नशा तो मैंने प्रोवाइड किया ना, मैं प्रोवाइडर, मुझे क्यों नहीं पकड़े लोग, जफ़र भाई को क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं। मेरा ये सवाल है आपसे डॉक्टर साहब, आपको क्योंकि जाना है हॉस्पिटल, तो क्या कहेंगे फिर? आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। आपने एक चोरी की मिसाल दी कि मस्जिद में जाते हैं चप्पल गायब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ चोरी आम हो चुकी है। आप चोरी को इस्लाम से नहीं जोड़ सकते, इस चोरी और झूठ पूरी दुनिया में कोई इस्लाम तो नहीं है। और मैंने अच्छे लोगों को करते हुए देखा, ये हम अब देखें गलत हम माशरे पे इसलिए डालेंगे, जफर भाई जैसे कह रहे हैं, डालना पड़ेगा, क्योंकि बुराई को जब तक बुराई नहीं बोलेंगे तो बुराई कैसे कहेगी। उसी को मैं सेकंड कर रहा हूँ, झूठ बोलना इस्लाम में मना है, ऐसे ही है, पूरी दुनिया में मना है। आप जापान चले हैं, वहाँ को झूठ को गाली समझा जाता है, ठीक है। उसके अलावा पूरी दुनिया में चोरी, आपने परफ्यूम की मिसाल दी, मस्जिद के पास परफ्यूम नहीं गायब होते, तो हम बीइंग अ मुस्लिम हमें तो उस चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए, और हमारी ही मिसाल दुनिया में दी जाती है। ये मुसलमान कंट्री है, जूती चोरी हो जाती मस्जिद के बाहर से, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी तरफ भी देखेंगे तो इंतहाई पस्ती की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। सब अब आपको जाना है तो खुदाफिज आपको के थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर सुमेरा हमें ज्वाइनिंग करेंगी और एक ब्रेक। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। वेलकम बैक। इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सेकंड हार में दाखिल हो चुके हैं और ट्यूसडे का सेकंड हार मेरा अकेले का नहीं होता, मेरी को होस्ट डॉक्टर सुमेरा मेरे साथ मौजूद होती हैं और इनके आने से ये मुझे सुकून हो जाता है कि क्वेश्चंस बड़े अच्छे करती है, फिर हर चीज़ इन्हीं के कंधों पर होती है। 3 सवाल जो मैं इनसे ज़रूर करूंगा और उसके बाद पहले ये जफ़र भाई से सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, जिम्मेदारी संभालिए, क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से तमाम और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है कि लोग ये कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की आवाम क्यों नहीं निकलती है प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है। और अभी हमने देखा जेन ज़ी का प्रोटेस्ट जो हुआ था वो यानी
पूरी दुनिया में ही उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया। इवन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बहुत सारी सफाइयाँ देनी पड़ी और बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ी सो दैट वो काम डाउन कर सके तमाम ऑडियंसेस को और तमाम वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको। तो यानी कि दुनिया में हम जितनी भी जगह देखते हैं प्रोटेस्ट करने वाली आवाम जो होती है, जेनजी जो होती है, वो श्रीलंका हो या डिफरेंट अगर हम बात करें, अगर उसकी बात करें, अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि जेनजी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। अब बहुत ज़्यादा सवाल उठता है कि हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं, पेट्रोल की प्राइसेस, एक्स्ट्रा लीवी और बहुत सारी इश्यूज़ हैं, तो हमारे यहाँ उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आवाम की गलती है या वाकई आवाम ने गलती तो उनके साथ गलत होता है? देखिए, आवाम बेचारी पाकिस्तानी बड़ी मजलूम है और इसको तो दाल दलिए के चक्कर में जो है ना उलझा दिया गया। ट्रू। और यानी ये तो अपने 2 वक्त की रोटी और अपना नान नुस्खा और अपने बच्चों की तालीम और अपने बच्चों की सेहत और रहाइश, उसके जतन में ही जो है ना 24 घंटे कोलू का बैल बनी हुई है ये आवाम। और इसको इतना उलझाया गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अब जो इस मुल्क के अंदर जो अशराफिया है वो तो किसी चीज़ का बिल नहीं देती, सब माफ़ है उसके ऊपर। Okay. वो जो है वो मुफ्त के घर में रहेगी, पेट्रोल भी उनका फ्री होगा, वहाँ लाइट भी नहीं जाएगी, वो लोड शेडिंग फ्री इलाका होगा। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से उनको लगता है कि कराची पेरिस है, क्योंकि उनके लिए तो पेरिस से भी बेहतर है। तो अच्छा होता ये है कि उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनकी औलाद के लिए कोई मसला नहीं है, उनके इनकम के ज़राए बेतहाशा। अच्छा, और जो गरीब आदमी है जो 25, 30, 40 हज़ार रुपये कमाने वाला है, उसको हर तरह का टैक्स देना है, हर तरह की ड्यूटी देनी है, हर तरह का बिल अदा करना है। उसके ऊपर जो है उसका 200 से 201 यूनिट हो जाए तो उसको जो है वो एकदम जो है वो बिल उसका डबल हो जाना है, यूनिट की प्राइसेस ही डबल हो जाती है। जी जी। पेट्रोलियम लीवी है, उसके लिए एहतजाज हो रहा है चारों गवर्नर हाउसेज और चीफ मिनिस्टर हाउस वगैरह के ऊपर। तो वो शायद उस पार्टी के कारकुनान तो बैठे हुए हैं, आवाम जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये मसला तो सबका है, ये मसला सबका है। मैंने मिसाल के तौर पे आपको ये कहा, लेकिन आवाम इतनी उलझी हुई है, चाहती तो है कि इन मसलों से उसको निजात मिले, चाहती तो है इन मसलों के लिए निकला जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये सारा काम तुम करो, हम जो है बस वो ठीक है साथ है। एक तो इस तरह की आवाम है ना कि जो चाहती है कि उनका 9 to 5 नहीं छूटना चाहिए। जाहिर है जो एक्सपेंसेस है वो बेयर करने पड़ेंगे। वो ऐसा तबका है जो कि जॉब करता है, अगर वो जॉब नहीं करेगा तो फिर उसको सैलरी नहीं मिलेगी, जिससे उसके घर के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो सके, इवन वो खाना नहीं खा सकता। कुछ मजदूर हैं जो कि डेली बेसिस पे उनके वेजेस आ रहे हैं, तो वो तो वाकई सोचने के लिए उनके लिए मुश्किल काम है कि एहतजाज पर निकले। इतने ही वाक़यात होते हैं जिसके लिए वाकई लोगों को निकलना चाहिए, मगर वो नहीं निकलते अपने हुकूक के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि निकलते हैं और इवन अपनी ज़िंदगियों को, अपनी जो लोगों की तो गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, लोगों के अमलाक तबाह कर दिए जाते हैं, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ इनके हाथ में जो कि पूरा मन एहतजाज कर रहे होते हैं। देखिए, असल मसला सिर्फ हमारे यहाँ यही हो रहा है कि एहतजाज भी जो है जो मुनज़्ज़म अंदाज में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कैसे किया जाए? अब देखें ना, अब अगर कोई ऐसी पार्टी, देखें जो ऐसी पार्टी मुल्क के अंदर 3, 4, 5 जो भी पार्टियां हैं उनमें से कोई किसी इशू पे यानी अगर निकलती भी है तो भाई आप एक मोराली सपोर्ट दें उसको, फिजिकली उसके अंदर जो है शरीक हो जाएं, सिर्फ हाजिरी लगाएं, वहाँ पर थोड़ा टाइम दें। अच्छा, उसके लिए जो है वो फिर हमारे यहाँ जो तज़ादात हैं माशरे के कि कहीं जो है वो लिसानी तकसीम की बुनियाद पे पार्टियां बनी हुई हैं, कहीं मसलकी तकसीम की बुनियाद पे पार्टियां बनी हुई हैं, कहीं सूबाइयत का उसके अंदर सिलसिला है, और कहीं जो है वो पता चल रहा है वो फॉरेन फंडेड जो है वो एहतजाज हो रहा है, और उसके नतीजे के अंदर तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, अफरा तफरी जब होता है तो वो ऐसा एहतजाज जो है वो तो देर पर नहीं होता, वो तो एक वक्ती तौर पे एक हड़बड़ाहट होती है और उसके नतीजे में फायदे के बजाय और उल्टा नुकसान हो जाता है, और जो है वो बाद में फिर ये कहा जाता है कि रिजल्ट तो कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आप क्या बताएं, क्या हमें एहतजाज के लिए भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी कि किस तरह से एहतजाज करना है? नहीं, ये सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। आप सही कह रही हैं, सियासी पार्टियों को
वो जब तक अपने कारकुनों को और आवाम को एजुकेट नहीं करेंगी इस हवाले से, हमारे यहाँ अलमिया यही हो गया है कि सियासी पार्टियाँ हों या समाजी तंजीमें हों या दूसरे तरह के तबकात हों, अब सब ने जो है ना वो ये जो है ना एजुकेशन, जो तालीम और तरबियत, इससे सब ने अपना तकरीबन जो है ना वो ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है। अच्छा, नतीजा ये होता है कि भाई जो क़यादत है वो खुद ही उस पर अमल नहीं कर रही, वो क़यादत है वो खुद जो है उसको जो है यानी उसके ऊपर जो है वो अपने कारकुनान को एजुकेट नहीं कर रही, तो वो कारकुन कैसे फिर उन सारी चीज़ों को सीखेगा? वो नहीं सीख रहा होता। और फिर हमारे यहाँ ये था कि पहले मजदूर तंजीमें थी, तलबा तंजीमें थी, वहाँ इलेक्शन होते थे, उनके हुकूक के लिए वो निकलते थे और उस पर फिर अमल दरामद भी होता था, वो सीखते भी थे उसमें, एग्जैक्टली सीखते थे। फिर हमारे यहाँ ये जो बल्दियाती जो इदारे होते हैं और ये जो बेसिक ये तो यूनिट है ना कि काउंसलर जो है, वार्ड का काउंसलर एक छोटे से एरिया का, उसके अंदर एजुकेशन होती थी, वहीं से वो क़यादत ग्रेजुअली ऊपर जाती थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले ही बाकायदा वो जब लेकर जा रहे होते थे, अपनी एरिया के लोगों को लेकर जा रहे होते थे, उनको बताते थे कि हमने ऐसे जाना है, हमने एंट्री इस तरह से करवानी है, हमने लाइन में जाना है और हमने इस तरह से सिटिंग करनी है, और प्रॉपर उनको पूरा एक मुनज़्ज़म तरीका होता था, जो कि मैंने बहुत कम एज, बहुत छोटी सी स्टूडेंट थी तब मैंने देखा, जब मैंने ये चीज़ें सीखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ। लेकिन बात ये आती है कि जो लोग पुरअमन एहतजाज भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसा लाइक अभी अगर हम मीर रज़ा की बात करें, जो इंसिडेंट हुआ है, जो उनके साथ किया गया है, जाहिर है जो भी माँ बाप होंगे वो उनका तो एक उनके लिए अलमिया है, उनके लिए तो एक डर का माहौल है ना कि उनकी एक जवान औलाद जो कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद उस स्टेज पर पहुंची, उसके बाद फिर उसका इस तरीके से दरिंदगी से उसका कत्ल कर दिया गया, तो जाहिर तमाम लोग ही डर गए होंगे कि बिजनेसेस ना करें, अपने बच्चों को बाहर ही भेज देते हैं अगर उनकी सेफ्टी यही है तो लोग जो लोग निकले हैं उनके हुकूक अपना हक हासिल करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको गद्दार कह देना, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है ना, हमने देखा है कि गद्दार कह दिया जाता है, तो क्या हर एहतजाज करने वाले पर हमेशा अब हम ये समझें कि उन पर गद्दारी का ही ठप्पा लगेगा? नहीं, मैं इसमें मिसाल दूंगा आपको एक, जैसे कश्मीर है जी, कश्मीर में उन्होंने एहतजाज किया बिजली के यूनिट को कम करने के लिए, आटे की कीमत को कम करने के लिए, हुकूमत ने उनकी शराइत मन तस्लीम कर ली और उनको वो रिलीफ मिल गया। अच्छा, वो रिलीफ मिला तो उसके नतीजे में वो पॉजिटिव उस पर आगे जाते, मेरी राय है, ज़ाती राय, उन्होंने उसके अंदर ऐसे मुतालबात बाद में शामिल कर दिए कि जो मैं समझता हूँ कि यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी, या इस तरह का अंदाज इख्तियार करना शुरू कर दिया और इस तरह के मुतालबात रख दिए। अरे भाई, आपने तो आवाम के लिए प्रोटेस्ट किया था, उसमें आपको कामयाबी भी हुई, आप ग्रेजुअली आवाम ही के ज़रिए से आप इलेक्शन में आते और जो है वो असम्बलियों में पहुंचते, ताकि वहाँ से मामला जो है वो आप अच्छे तरीके से हल कर सकते थे। असम्बली में पहुंचने के बाद भूल जाते ना कि हम असम्बली का रास्ता आए थे, अब लोगों का रास्ता वो भूल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आपने कहा कि कराची को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ड एक यूज होगा, कौन से मुल्क के नाम से तशबीह दी जाती है, किस शहर से तशबीह दी जाती आप बताएं। वो पेरिस बोलते हैं ना शायद जी। अच्छा, मुझे कभी कभी वो पेरिश समझ आता है, पेरिश का मतलब होता है फना कर दिया, फना हो जाना, तो पता नहीं वो पेरिश है या पेरिस है। पहले तो इसमें हमें चीजों को देखना है। डॉक्टर सुमेरा, बिल्कुल कराची पेरिस था, कराची को मेरे फादर हमेशा से कहते हैं कि कराची दुबई है, फॉर अर्निंग पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, आप कहीं से भी कहा जाता है। बिल्कुल रोशनियों का शहर था, और अब हम देख रहे हैं जो हालात, रोशनियों के शहर की रोशनियां किस तरह से ख़त्म की गई हैं, और जिस तरह से लोड शेडिंग और अंधेरों का इसमें वो आया है, यानी समझ लें कि बिल्कुल कैप्चर कर लिया उसने कराची को, आइडेंटिटी बिल्कुल तब्दील हो गई कर दिया उन्होंने, क्या फना करना है उसको। अजय साहब, आपसे सवाल है कि आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं और आपका डॉक्टर का हम फायदा ना उठाता ऐसा हो नहीं सकता, खट्टे टिकार आना, मतलब आपने कुछ भी नहीं खाया, एक लाइट ग़िज़ा यानी घर के दाल चावल खा लिया, उसके बाद भी आजकल मैदा बड़ा अपसेट है, रीज़न इज़ दैट कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त उस वक्त तो हमें एहसास नहीं होता, या तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या हम प्रॉपरली सही तरह से खाते नहीं, या चीज़ों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, और उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि हम वॉक नहीं करते। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली अगर आप लंच करते हैं तो लंच के बाद भी
ऑफिस वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो लोग स्पेशली बैठ के काम करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक की प्रॉब्लम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनका एक काम की नेचर ही इस तरह की होती है। तो खाना स्पेशली लंच ब्रेक जब होता है तो ऑब्वियसली 1 घंटे तक आप नहीं खाना खा रहे होते, तो खाना खाने के बाद आपने थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा बहुत एटलीस्ट वॉक ज़रूर करनी है। और रात के खाने के बाद जिन लोगों के साथ एसिड रिफ्लेक्स का इशू आता है, यानी कि एसिड ऊपर आ जाता है या खट्टी डकारें आ रही होती हैं, तो उनके लिए ये करना ज़रूरी है कि रात के खाने के बाद स्पेशली वॉक करें और खाना 8 PM से पहले कोशिश करें कि खा लें। हमारे यहाँ ये रुझान है कि 8 PM तो छोड़ो, 3 AM तक यानी 3 बजे रात तक भी लोग खा रहे होते हैं, यानी अपने खाना भी अगर खा भी लिया है जल्दी तो बाद में मंचिंग चल रही है, बाकी चीज़ें चल रही हैं। सो बात ये आती है कि जब आप ओवर ईटिंग करेंगे, मैदा हमारा छोटा सा बेचारा ऑर्गन है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। फिर उसके बाद उसके जो एसिड लेवल, अब आपने खाना खा लिया, उसका एसिड जब उसके साथ रिएक्ट करेगा, जब आप उसको इतनी जगह ज़रूर दें कि वो उसके साथ रिएक्ट कर सके और उसको डाइजेस्ट करने का मौका मिल सके। अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। और एक और सवाल आया है कि मेरा नाम आदिल है और मेरी अभी रिसेंटली 6 महीने पहले शादी हुई है, लेकिन मेरी बीवी के बाल बहुत गिरना शुरू हो गए। मेरी बीवी के बाल भी, मेरी बहन आपकी तरह बहुत अच्छे हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप ये बताइए कि आप कोई रेमेडी यूज़ करती हैं, कोई ऐसा हेयर ऑयल जिससे मेरी बीवी के बाल गिरना बंद हो जाए? बाल गिरना, देखिए सबसे पहले तो रीज़न चेक करना ज़रूरी है। हो सकता है वो स्ट्रेस में हो या आफ्टर मैरिज ये बात अगर आई है, तो हो सकता है कुछ फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो होम सिकनेस, वो फैमिली को मिस कर रही होती हैं, तो समटाइम्स या नींद पूरी नहीं हो रही तो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डाइटरी जो यानी समझ लें कि कुछ मिनरल्स की या फिर डाइट में उनकी कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, तो वो अपना आयरन लेवल चेक करवाएं, विटामिन बी लेवल चेक करवाएं और विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। अगर तो ये तमाम चीज़ें ठीक आती हैं तो फिर जस्ट वो मुझे कांटेक्ट कर लें। वो एक ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, अगर वो चाहें तो वो यूज़ कर सकती हैं और उसके उनके बाल और अच्छे हो जाएंगे। और अगर ये ऑयल जो है वो मतलब प्रोडक्टेड है या खुद बनाया हुआ आपका? ऑयल हमारा ये है कि ऑयल उससे हम ये कह सकते हैं कि वो मेडिकेटेड ऑयल है, सो वो यूज़ कर सकती हैं। अगर किसी यानी डाइट में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो फिर ये ऑयल बहुत अच्छा काम करेगी। डाइट में अगर प्रॉब्लम है तो वो कंसल्ट कर लें और साथ में मेडिकेशन के साथ वो ऑयल यूज़ करें। ठीक है। भावलपुर से एक मैसेज आया है कि मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर साहब बाकी में मेरा भी जाना हुआ है, तो वो लकड़ी से आग जलाते हैं, तो वो ना लकड़ी तोड़ तोड़ के भी ना औरतों के भी हाथ मर्दों वाले हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी शादी करीब है और मुझे अच्छा लगता है कि हाथ थोड़े सॉफ्ट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे प्रॉपरली मर्दाना हाथ हो चुके हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इतने ज़्यादा हाथों का इस तरह से मज़दूरों की तरह इंसान काम करता है तो हाथ मज़दूरों वाले हो जाते हैं, और ये कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन ख्याल रखना भी हमारा, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है तो उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। सो कोशिश करें कि जब आप यानी जब काम कर लें तो प्रॉपरली सही तरह से हाथ धोएं, और हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजेशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लाइक अगर आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं विद वाटर, बहुत कम क्वांटिटी में आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और उससे ये होगा कि जो आपकी हाथों की ड्राइनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही आपकी स्किन जो है वो रेडिएंट भी होगी, और साथ में जो रफ़ एंड टफ जो टेक्सचर नज़र आ रहा होता है वो भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इनके लिए बहुत बेहतरीन ये होगा कि रात में सोने से पहले वो या तो देसी घी के साथ इस्तेमाल कर लें, क्योंकि देसी घी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा ग्लिसरीन और वाटर यूज़ करें, और थोड़ा सा लेमन अगर स्क्वीज़ कर लें, उसको सही तरह से इसका मिक्स करें, जेल फॉर्म में वो आ जाएगा, और मिक्स करने के बाद हाथों पे सही तरह से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो ग्लव्स आते हैं, जो किचन के ग्लव्स होते हैं, लाइक जो दस्ताने होते हैं, जो रबर के ग्लव्स होते हैं, वो कपड़े धोने के लिए भी वही यूज़ करें, किचन में बर्तन धोते वक्त भी यूज़ करें, तो इससे आपके हाथ डैमेज भी कम होंगे। और जब आप ये लोशन फॉर्म जो मैंने बताया है वो अगर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर पहन लें और फिर सो जाएं, तो जब सुबह उठेंगे तो उनके हाथ बहुत ही सॉफ्ट फील होंगे। अच्छा, ये उन्हीं का दूसरा सवाल है कि हमारा बच्चा 3 महीने का रनिंग नोज, मतलब उसको नज़ला उन्होंने लिखा है, तो रनिंग नोज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तो एक तो जवाब उर्दू में प्रॉपर दें, और दूसरा ये है कि रनिंग नोज के लिए वो क्या इस्तेमाल करे, बच्चा छोटा है और दूर दूर तक डिस्पेंसरी वगैरह कुछ नहीं है। ओके, रनी नोज़ का यानी कि नज़ले का इतना ज़्यादा मसला इसी वजह से होता है कि धूल मिट्टी की वजह से आजकल बच्चों में साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जो न्यू बॉर्न ये छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके साथ भी साइनसाइटिस का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जो नाक का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा
नॉर्मल नहीं होता, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से वो ज़िंदगी भर इस नज़ले के साथ परेशान हो रहे होते हैं। तो इसके लिए ये बेहतर है कि ये डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर तो स्ट्रक्चर में मसला है तो फिर उसके लिए मेडिकेशन भी होती है और उसके लिए ऑपरेशन भी होता है। होम्योपैथिक अगर मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन अगर कंटिन्यूसली लेंगी और इस एज में इस्तेमाल करना शुरू करेंगी तो यकीनन कुछ टाइम के बाद ही ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। और अगर यानी अभी फ़िलहाल उन्होंने कोई नहीं टेस्ट करवाया या कुछ किया है तो एलियम सीपा नाम की एक मेडिसिन आती है, उसको 30 की पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवा सकती हैं। वो लिक्विड फॉर्म में ना? लिक्विड फॉर्म में आती है। और आप ये कर सकती हैं कि चम्मच में 1 स्पून पानी निकाल के उसमें 2-3 कतरे डाल के वो इस्तेमाल करवाएं। सो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक सवाल और फिर हम अपने ज़फ़र भाई की तरफ आते हैं। एक सवाल और ये किया गया कि फ़ीमेल ने ये लिखा कि मेरे बच्चे का वो पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा वॉमिट कर रहा था, तो आप फीमेल को कहा कि आप ये मेडिसिन खाएं और उसके बाद जो है फीड कर दें बच्चे को, तो अब उसके बाद उनकी स्किन पे एलर्जी पूरी फैल गई है। ऐसा हो सकता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि मेडिकेशन जो होती है वो तो या तो फिर हार्ड होती है या फिर वो जो शख्स ले रहा होता है वो उससे सेंसिटिव होता है। नहीं, लेकिन बच्चे की मेडिसिन माँ को दे के फीड करना, वो जाहिर है बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और जो भी मदर फीड यानी खुद ले रही होती, कंज्यूम कर रही, तो वो फीड में भी कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होता है। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि फीडिंग के दौरान बहुत सारी डॉक्टर्स ये कह रही होती हैं और कहा जाना भी चाहिए कि सर्टेन मेडिकेशंस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी है। कुछ टाइम पीरियड बताया जाता है ना, लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो ये यूज़ ना करें। तो रीज़न यही होती है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चा भी आपकी यानी जो आप कंज्यूम करती हैं वो किसी ना किसी तरह से फूड के ज़रिए कुछ असरात जो है वो बच्चे तक जाते हैं। होम्योपैथिक में भी यही है कि या आप उसमें होम्योपैथिक क्योंकि सेफर है तो आप उसमें फीमेल हाँ, देखें अगेन वही बात आएगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन में भी ये कहा जाता है कि अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो कुछ मेडिसिन जो हैं वो पहले पूछी जाती हैं लैक्टेशन तो नहीं करवा रही हैं, अगर करवा रही हैं तो उनको स्टॉप किया जाता है। कहा जाता है ये नहीं, आप दूसरी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ करें। सो ऐसा होता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत बेहतर है। ज़बरदस्त। जब आपकी तरफ आते हैं, अब मुझे ये बताएं कि जो हम बात कर रहे थे प्रोटेस्ट की, जैसे कि मेरी कोच ने कहा, डॉक्टर सुमैरा ने, प्रोटेस्ट तो अब लोग करते हैं, लेकिन अब डॉक्टर सुमैरा आपने भी देखा होगा कि सिर्फ अभी जो बच्चे का केस आया जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसको तेज़ाब तक पिलाया गया कि उसकी आंतड़ियाँ जला दी गई, वो एक बहुत सोच के भी एहसास होता है कि कैसे सोचा होगा कि हमने पिलाना है और ये सारी चीज़ें करनी है। और दूसरी बात ये कि मैं तो नहीं मानता कि उनका ज़मीर भी होगा जिन्होंने ये हरकत की है, और आखिरत भी तो है। हम आज किसी के साथ ज्यादती करते हो तो अल्लाह ताला तो छोड़ता नहीं। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि बदला ले सकते हो तो ले लो, अगर मुझ पर छोड़ोगे तो मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है। तो ये तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप की उठते बैठते, अक्सर ये कहते हैं ना, बड़े एक बंदे से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि डकैत ने मुझे ये बोला कि मैं वो ताकत हूँ कि जिसके अच्छे अच्छों की टांगे काम जाती हैं। तो फिर वो बंदा बड़ा, तो उसके साथ ही मौलवी साहब बैठे थे, उसने कहा कि तुम्हारी वालदा जब तुम्हें देखती हैं कभी कभार उनको याद आता तो कहती हो तो उठते बैठते बदवा देती हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के चेहरे से अल्लाह को मुशाहिबत दी कि अगर किसी ने खुदा को देखना तो वजू करके माँ का चेहरा देख ले, समझो उसने खुदा को देखा। तो मकसद ये कि जो उठते बैठते माँ बाप बदवाएं दे रहे हैं वो नहीं लगेंगी। तो मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अलावा उसमें तो ये देखते हैं कि भाई थोड़ी सी छाँव हो जाए, फिर प्रोटेस्ट पे जाएंगे, खाने का क्या मेन्यू है तो जाएंगे, अगर नहीं है तो अब जाएंगे ही नहीं। तो ये तो हम अपने हक के लिए खुद नहीं लड़ रहे ना। देखिए, हाँ, बात पहले इन्होंने ख़त्म की थी डॉक्टर साहबा ने कि कराची के अंदर जो है वो मसाइल का इस वक्त एक गढ़ बना हुआ है। ओके। और यानी बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, आप ये देखिए कि पहले ये कहा जाता था कि सब कुछ वफाक के पास है, वफाक के पास है। 18वीं तरमीम आ गई, उस 18वीं तरमीम के ज़रिए से वो जो है वो सूबों को वो इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए, बहुत सारी वजारतें, मिनिस्ट्रियाँ जो है मुंतकिल कर दी गई, और जो वसाइल थे NFC अवार्ड के ज़रिए से वो उनको दे दिए गए। अच्छा, अब होना ये था कि सूबों ने फिर उसको शहरों की बुनियाद पे, सिटी गवर्नमेंट की बुनियाद पे, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बुनियाद के ऊपर उनको तकसीम करना था।
अच्छा, कराची जो है वो तो उसकी जो इनकम है, यहाँ से जो इनकम होती है जी। वो यानी 60-70% जो है वो यानी वफाक को जो है कराची जो है कमा कर देता है, सूबे को जो है वो 80 और 85% कमा कर देता है जी। लेकिन फिर जो कराची के अपने जो यानी उस हिसाब से जो वसाइल बनते हैं जी। वो वसाइल कराची को देने के लिए कोई तैयार नहीं है, यानी ऐसा ही, बिल्कुल। चाहे वो वफाक हो या सूबा हो। और फिर जो यहाँ फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है मसाइल की वजह से जी। और उसमें लोगों में जो रिएक्शन आता है तो फिर कहा ये जा रहा होता है कि ये जो है वो यानी बिला वजह का शोर हो रहा है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो है वो एक सिटी में एक गुंजाइश होती है ना कि इतने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है, इतने लोगों को फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, तो क्या कराची के लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कराची में भी तो जाहिर है एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला की तरफ से वो तो लिमिटेड ही है ना, और फिर एक एस्टिमेट होता है कि इस एरिया से इतनी इनकम जनरेट होती है, इतने टैक्सेस जनरेट होते हैं और इतना जो है आउटकम आता है कंट्री के लिए, तो इतना यानी खर्च इतना आ रहा है तो इतने लोग ही उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। फिर अगर उसको बिल्कुल गुंजान आबाद कर दिया जाएगा और उस पर बर्डनाइज किया जाएगा, यानी कि जितनी लोगों को की यानी गुंजाइश नहीं उतने लोगों को भर दिया जाएगा, तो क्या इससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है? इसके बारे में लॉज क्यों नहीं बनते हैं? देखिए, मैं पहले भी जो है वो मैंने ये बात की थी कि लॉज तो हमारे यहाँ सारे मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं है। कौन कर पाएगा अमल दरामद? आवाम तो नहीं कर सकती। हाँ, यही मसला, मैं आ रहा हूँ इसी तरफ। आप ये देखिए कि कहा यह जाता है कि कराची का इलाका लियाकताबाद और लालू खेत और वहाँ की जो तिजारती और जो वहाँ की जो सारे जो वहाँ से जो टैक्स की वसूली है वो मुल्क के कई बड़े शहरों से ज्यादा टैक्स जो है वो लाहौर के पूरे टैक्सेस से ज्यादा है। हाँ, अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है और मशहूर है ये बात ना। तो अब जब ये टैक्स दिया गया है तो ये लगना भी चाहिए, बिल्कुल उस तरह से लगता हुआ नजर नहीं आता। जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको ये जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, उस तरह से वो जिम्मेदारी अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे होते। हत्ता कि अब तो ये हो गया है कि कराची के लोगों का सरकारी मुलाजमतों के अंदर हिस्सा जो है कोई जीरो हो गया, बिल्कुल। और यानी पहले तो ये था कि शायद कोई जो है वो वहाँ पर कोई क्लर्क और कोई प्यून और कोई अफसर जो है वो नजर आ जाए, अब वो रिटायरमेंट के साथ साथ छोटी वो पोस्ट तो भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा माइनस होता चला जा रहा है। और फिर भी ये कहा जाता है कि कराची की महरूमी क्यों है, इनके अंदर जो है ये एहसास महरूमी क्यों है, इनके अंदर ये रिएक्शन क्यों है, उसकी असल वजह यही है। अच्छा, अब इसके ऊपर होना ये चाहिए कि जो आवाज़ बुलंद कर रहा है उसके साथ लोग खड़े हों, लेकिन लोग खौफजदा है, लोग खौफजदा हैं। इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। सो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, वो सुमेरा डॉक्टर बताएंगी, यानी डॉक्टर सुमेरा बताएंगे कौन है हमारे साथ। लेकिन मैं उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि 23 तारीख इस महीने की 23 अगस्त सन 2026 सनाए खैरुल बशर जिसका इनकाद किया जा रहा है, नात कंपटीशन है, यानी नातिया मुकाबला है जो कि हो रहा है कोहिनूर बॉल रूम में 916 सेक्टर 11B नॉर्थ कराची में। तो आपने शिरकत करनी है और आपने आना है और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान करनी है, नात कंपटीशन में हिस्सा लेना। और फिर देखते हैं कि हर कोई जो नात पढ़ता है, जो हमदे बारी ताला सुनाता है या किरत करता है, वो सब अव्वल होते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुना। लेकिन कुछ अल्फाज की अदायगी और कुछ आवाज़ की मिठास पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लोग आएंगे उनके बारे में फैसला किया जाएगा। तो सनाए खैरुल बशर 23 अगस्त सन 2026। जी डॉक्टर सुमेरा। सो नाजरीन, हमारे साथ आज एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि MD हैं AM यानी कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के, और साथ ही हर्बलिस्ट भी हैं और कई सालों का तजुर्बा है। और ऐसी शख्सियत है जो कि होम्योपैथिक अगर इसकी बात की जाए, कम्युनिटी की बात की जाए, तो उनमें कई सालों का इनका ऐसा यानी इनकी इतनी खिदमात हैं कि आई थिंक
बहुत कम मैं बता पाऊंगी, अगर बताना भी चाहूँ तो। डायरेक्ट मिलते हैं फिर हम अपने गेस्ट से, डॉक्टर राशिद महमूद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ग्लोबल मॉर्निंग में आपको बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर, आप क्योंकि हर्बलिस्ट भी हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो कि आईबीडी और आईबीएस से रिलेटेड होते हैं। तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि आईबीडी जो है वो पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि आईबीडी क्या है? तो आईबीडी के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, आप ज़रूर बताएं तमाम देखने वालों को कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। इसकी वजह कोई नहीं होती। ओके। इसमें अच्छा कुछ लोग अच्छा इडियोपैथी। एजिड लोग कुछ ऐसे होते हैं, जैसे उम्र दराज हैं लोग ना, तो उम्र दराज डायबिटिक के पेशेंट हैं, वो अगर मुख्तलिफ मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी तो एक वजह आप सामने आती है। और इसके अलावा बाकी कोई जो है ना वजह सामने नहीं आती कि कोई ऐसी मेडिसिन लेके कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है। आईबीएस का जो प्रॉब्लम था उसकी कोई बेसिकली वजह नहीं। ओके। लेकिन ये होने के बाद इंसान के पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। ओके। तो दर्जा ब दर्जा आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए कि किसी को जैसे खाना खाया फौरी तौर पे वॉशरूम जाना है, किसी को जनाब अली के मरोड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, वो बाकायदा आंसू आ जाते हैं। और इस किस्म की दर्जा ब दर्जा कंडीशन होती है। इसकी मेडिसिन भी बहुत अच्छी हैं, होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी हैं, इस्तेमाल कराई जाती हैं और बड़ी जल्दी जो है ना रिकवर हो जाता है। अच्छा, यानी बिल्कुल इसको रिवर्स किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल कंट्रोल। तो उसकी जो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स, जो क्रिटिकल सिम्टम्स आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन ये होती है कि पेशेंट जो है ना नॉर्मली जैसे कि आमतौर पर नाश्ता किया, खाना खाया, मरोड़ होगी उसके वॉशरूम में, पेट में मरोड़ हुई, वो फ़ौरन वॉशरूम के लिए भाग गया। अब इसमें वो एक जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कुछ हमारी मेडिसिन ऐसी हैं बहुत ही स्लो काम करती हैं, कुछ अगर उसके अलामात के मुताबिक अगर दवा दी जाए तो बहुत अच्छी होती है, फौरी तौर पर असर करती हैं। इसमें जो है ना पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आया मुझे क्या चीज़ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो है डॉक्टर फौरी तौर पे बदलता है। ठीक है, तो उसको एक तो जहनी डिस्टर्बिंग लाजमी हो जाती है, पेशेंट परेशान बहुत होता है, तो क्योंकि उसको रिलीफ नहीं मिल रहा होता। रिलीफ नहीं मिल रहा अच्छा, एक सवाल ये आया है कि एक बंदा चेन स्मोकर था और उसने अब सिगरेट छोड़ दिया, लेकिन लिप्स डार्क हो चुके हैं, तो क्या वो वापस बैक टू नेचुरल कलर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो उसके लिए मेडिसिन है या कोई ट्रीटमेंट है, या जैसे कि हम डर्मेटोलॉजी में जाते हैं तो उसमें तो काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए कि आपने आंवला ले लें, आंवला हो गया, और एक इसमें अरंडी का तेल होता है, उसको ज़रा मिक्स करके ना पेस्ट बना के लिप्स पे लगाएं। फ्रेश आंवला की बात कर रहे हैं? फ्रेश आंवला हो या सूखा भी मिल जाता है तो आराम से मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर, यूजुअली देखा जाता है कि आंवला जो है वो काफ़ी डार्क कलर का, बहुत हार्ड टाइप का, जो अब जब वो ड्राई हो जाता है तो उस तरह का होता है, और अगर उसको पानी में रखा जाए तो उससे एक पिगमेंट जो हम बहुत सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं कि बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल किया, उससे लिप्स काले नहीं होंगे? क्या तरीका क्या होना चाहिए? आंवले में विटामिन सी मौजूद है तो वो फ़ायदेमंद है, उसमें कोई नुकसान नहीं, खाया भी जाता है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट मिलता है इससे। और वो बहुत आसान, उसको पीसेंगे, किसी ऑयल में मिक्स करके रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक भाई का और सवाल है कि उनको बाल बड़े करने का बड़ा शौक है, लेकिन जैसे ही बाल मतलब उनकी स्कैल्प से 1 से 1.5 इंच के बाल होते हैं तो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं छोटे बालों में भी, तो उसको दूर कैसे किया जाए? उसके लिए ये है कि आंवला, रीठा और सीकाकाई, इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दें, तो 1 दिन का टाइम होगा। जो कि देखिए अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो उसमें जो है कि ये चीज़ें में थोड़ा सा वक्त की दरकार होगा, उसको अच्छी तरह पानी में भिगो के रखें। जब वो लीफ हो जाए उसमें कोई भी अच्छा तेल जो आप यूज़ करते हैं, नारियल का हो गया या जैतून का तेल हो गया, उसको डाल के अच्छी तरह पका लें। फिर उसको सर पे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगा। ओके। अच्छा डॉक्टर, क्योंकि हम आईबीएस पे बात कर रहे हैं, तो आईबीएस में जो पेशेंट, आपने कहा कि लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते क्योंकि रिकवर नहीं कर रहे होते जल्दी, तो उनको फॉर रिलीफ पर्पस वो जल्दी रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? कोई टोटका मौजूद है, कोई ऐसी रेमेडी? इसमें हर्बल में आपको थोड़ा सा बताएंगे, जैसे हर्बल में मेडिसिन तो बहुत आती हैं, अच्छा इसमें होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, हमने दोनों में काम किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दें तो
तो रिकवर बहुत जल्दी हो जाती है। ओके। लेकिन जैसे आमतौर पे घर में टोटके हैं तो उसके लिए ये है कि इलायची होती है, हरी इलायची ना, जी, जिसको छोटी देसी इलायची। इलायची कहा जाता है, उसके अंदर के दाने हैं ना, 3-4 दाने उसे भिगो के रख दें, ओके। तो उसका पानी पिएं। और कोई सौंफ को पीस लें, वो ले लें, या अर्के ये बादियान आता है वो आप उसका इस्तेमाल करें, उससे भी काफ़ी बेहतर है। ओके। अच्छा, ये वो चीज़ है जो मेडिसिन के बगैर हम आपको कंट्रोल करने की बात बता रहे हैं। इसमें ओके। मेडिसिन भी कहीं पर लीड होती है, जी, वो लाजमी क्योंकि ये अर्जेंट, अब जिस तरह से आपने बताया कि अर्जेंट कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको रिलीफ फ़ौरन से चाहिए होता है, फ़ौरन से रिलीफ के लिए ये कर सकते हैं, और फिर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, ताकि आपका मसला जो है वो ज़्यादा पेचीदा ना हो, तो डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। सो डॉक्टर, आप मुझे ये बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोगों को डार्क सर्कल्स का इशू आ रहा है, यानी हल्के जो हो जाते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट्स के लिए भी लोग मेरे पास भी आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नेट पर भी सर्च कर रहे होते हैं, तो इसके लिए कुछ किया जा सकता है हर्बल में? इसके लिए कोई क्या सॉल्यूशन मौजूद है? जी मौजूद है। इसमें मैंने कहा तो देखिए, पहली बात उसकी वजूहत कई होती हैं। एक होता है जिनकी नींद की ख़राबी होती है, जी, जो बिल्कुल जो ना कि इसमें समझो कि उसको मोबाइल को अपना जिम्मेदार ठहराते हैं, रात को मोबाइल यूज़ करते हैं, जी। नींद पूरी नहीं करते सुबह, सही। फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। एक तो वो होते हैं, एक तो हैं जिनके पेट मैदे का प्रॉब्लम है, कोई बीमारी से गुजर रहा है, उसकी वजूहत होती है जिसकी वजह से नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहली बात तो नींद को कवर करने की कोशिश करें कि उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। नींद को नींद पे तो प्रॉपर नींद लें, ऑपर करनी चाहिए। दूसरी बात कि मेडिसिन में आप यही करें कि आमतौर पे तरफला बनता है जिसमें जो मैदे को भी कंट्रोल किया जाता है, जिसमें आंवला है और हड़ है और भेड़ा है, इसको अगर आप इस्तेमाल करें, ये आपके मैदे को भी बेहतरीन जो है ना रिजल्ट देगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि मैदे के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और ज़हनी सुकून भी मिलता है। आप कभी किसी तरफला खाने वाले से देखेंगे और जी, वो फ्रेश होते हैं, वो बॉडी फ्रेश होता है उसको, और उसको अच्छा इसमें होता है कि खाने का तरीक़ार होता है। ओके। एक होता है तरीका, खाना रात को खाया, 12 बजे खा रहे हैं, फ़ौरन लेके कह रहे हैं सुबह रिजल्ट नहीं मिला। जी। तो वो आपने अगर रात को 12 बजे स्लीप कोई सो रहे हैं तो कम से कम उसको 8 बजे खाएं। इससे क्या होगा कि आपकी नींद पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और ये प्लस जो है ना कि आपको निज़ाम हज़म में भी, गैस्ट्रिक में भी, और खून के साफ़ करने भी, क्योंकि उसके अंदर आंवला है तो खून साफ भी करता है और मैदे को तकलीफ, यानी वो अच्छे से आपके सिस्टम को रिपेयर करेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़, हम ये पंसार की शॉप पर भी एक जार मौजूद होता है जो शायद मुरब्बे की तरह होता है, क्या वो जो लोग इस्तेमाल करें वो सही तरीका है या फिर उसका कोई और तरीका भी होता है? ये तरीक़ेकार तो सही है, लेकिन वक्त के साथ चेंज आना चाहिए। ओके। ये मुरब्बा तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को ज़रूर खिलाना चाहिए। ओके। और अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। हाड़ का मुरब्बा ही मिल जाता है इसमें, और बाकी जो है कि आमले का ही मिल जाता है। लेकिन जब एज बढ़ रही होती है हमारी, तो उसमें ज़रा कवर करें, देखना पड़ता है। उसकी बेसिकली वजह ये है, अगर मीठा है तो आजकल जो है ना कि 38 साल की फीमेल होती है तो उसको मीठा कम खाने के लिए एडवाइस दी जाता है। और मर्द भी है, उसको भी कहा जाता है, उसकी 38 साल उम्र हो गई है तो उसे कहा जाता है आप ज़्यादा मीठा ना खाएं। जितने भी 38 की जिनकी एज हो गई है, उनका शुगर लेवल ना जो है कि उसका बॉर्डर पे जा रहा होता है। सही। तो मैं इस हक में नहीं आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरह से वो ले सकते हैं? लाइक फैमिली के तमाम मेंबर्स, बच्चों के अलावा बाकी मेंबर्स किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, बच्चे भी अगर, क्योंकि शुगर तो बच्चों में भी पाई जा रही है, तो भी एहतियात के साथ लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये कि देखें, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है। आंवला जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसको आप किसी सूरत में पाउडर बना के भी ले लें। और अच्छा, तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको पाउडर फॉर्म में लिया जाएगा तो क्वांटिटी कितनी होगी? देखिए, ये हम वज़न होता है। अगर इस तरफला बनाएंगे तो हम वज़न होगा। अगर ये हम वैसे अगर आंवला देना चाहते हैं तो आमतौर पर जो भी हम लोग कोई ये फ्रूट खा रहे होते हैं, उसका पाउडर बना के उसके ऊपर भी डाल के आंवला खा सकते हैं। आंवले का पाउडर बना के खा सकते हैं, वो आंवला बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा सर, एक सवाल आया है कि मैं शुगर पेशेंट हूँ और मेरी उम्र जो है वो 36 साल है, लेकिन मेरी फ्रैक्चर 4 जगह से टांग में हुआ है
और मुझे मतलब ऑपरेट होने के बाद स्टिच लगे और स्टिच के अंदर पस बहुत बुरी वाली पड़ चुकी है, और अब मैं क्या करूँ? देखिए, इस पे तो पहले सीरियस होने की ज़रूरत है कि पहले तो एक बार अपने डायबिटिक के डॉक्टर उसको अच्छी तरह चेक कराएं, डायबिटिक को उसे कंट्रोल करें। तो इससे ज़ख़म खुश करने की बहुत सारी दवाएं आती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, इसको सीरियसली लेके ना चेक किया जाए, ठीक है। क्योंकि वरना ये आगे नुकसान भी दे जाता है। वैसे अगर जैसे हड्डी जोड़ने के लिए आप सफ़ेद ये मूसली जो होती है उसे आप पीस के अगर इस्तेमाल करें, विटामिन विटामिन डी के लिए बहुत बेहतर भी बेहतर होती है, उसको आप यूज़ करें, बेहतर है। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है कि वो सफ़ेद मूसली डॉक्टर साहब आपसे भी है कि इंडिया वाली जो है वो बेस्ट होती है, ये तो सर बेहतर बता सकते ये हैं। मतलब कोई डिफरेंस है इसका? ये कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ये होता है कि एक अच्छी तरह एक जो बाकायदा उसे काम कर रहा है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो जैसे कि सीज़न में उगा ली तो उसको काम कर लिया, तो बाकायदा सीज़न वाइज होता है, उसे 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 खुश किया जाता है अच्छी तरह, ठीक है। तो उसकी जो है ना वो अगर हम अपने सीजन पे जाएंगे तो 50,000 रुपये किलो मिलेगी हमें, वो वाली चीज़ है कि वो कहते हैं ना पाव मिलेगी, सॉरी किलो की बात कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ की हमें वो। अच्छा जी, एक और सवाल ये है कि हम जो हड्डियों का भुरभुरा होना वो आम हो चुका है, लेकिन जवान बच्चों के अंदर भी ये है कि अक्सर जो स्कूल, क्योंकि बैग बहुत भारी हो चुके हैं, आपने भी देखें, बच्चों के पॉस्चर खराब हो रहे हैं, और साथ अगर उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करें तो फिर वो चीखते हैं, अगले दिन स्कूल नहीं जा पाते, और वाकई में स्वेलिंग आ जाती है आपकी शोल्डर में या आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो एरिया है वो कमर में। तो उसको मजबूत बनाने के लिए क्या करें? उसको मजबूत बनाने के लिए तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे आंवला भी आपके लिए मैंने बताया वो बहुत अच्छी चीज़ है, और पीनट्स का भी इस्तेमाल किया जाए बच्चों में, तो है ना, पीनट्स का इस्तेमाल किया तो उसके लिए भी ऑयल भी उसके अंदर अच्छा निकलता है, तो वो भी उसके बच्चों अच्छा डॉक्टर, एक मिथ और है कि मैंने ये सुना, वाकई में बड़ी अच्छी आपने बात की कि बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, वो ये कहती थी कि ये वाहिद हमने जो अपने बड़े बूढ़ों से सुना वो ये है कि पीनट जो वो मर्दों के लिए अच्छे नहीं होते, ये बात सही है गलत? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पीनट्स में असल में ऑयल ज़्यादा होता है, तो जो कि वाहिद कुदरती फल है और बहुत इसमें पाया भी बहुत जाता है, पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है। आपको पता है कि आप चकवाल साइड, अटक साइड चले जाए तो यहाँ पर पीनट्स बहुत पाए जाते हैं, और यहाँ की बड़ी वैरायटी होती है पीनट्स की ना, और सस्ती भी होती है, थोड़ी सी होती है। इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ एक मिकदार से हट कर लिया जाता है, पहले लोग थे ना वो बहुत समझदार थे, वो चीज़ को एक लिमिट यूज़ करते हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि उसमें जो है कि दबा के इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें मैदे में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। ठीक है। उसमें मिसाल के तौर पे आपने देखे पहले जो होता है 1 पाव पीनट्स लेके गए तो सबों ने खा ली, और वो 1 पाव जो है ना भुनी हुई मिल जाती है तो सब एक ही बंदा खाने की कोशिश करता है, उसमें तो डिस्टर्बिंग होती है। नहीं, इस दफ़ा तो इतनी महंगी होगी कि लोग 1 पाव ला के सजा के रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, देखो मैंने मार्केट में से जो है वो चीज़ें जो है मैं अच्छी लेकर आया। फिर भी इस पे फिर भी अफोर्डेबल है, अगर बादाम की बात की जाए, बादाम हो गया, बाकी ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती नहीं, अब तो माशाल्लाह क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है प्रोग्राम के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो कुम्हार हैं, यानी जो बर्तन बनाते हैं, उन्होंने देखिए मिट्टी के बना के देखा, आपको वो अखरोट भी मिलेगा, वो क्या कहते हैं बादाम भी मिलेंगे, तो वो आप सजा कर रखें अपने यहाँ पे, मत खाएं, सेहत खराब होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, एक चीज़ होती है कि कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें बता के जाते हैं, और वो कहते हैं ना कि हम वो बचपन में कहते थे कि आप संदूक खोलें, बीच में आपका खजाना पड़ा, तो वाकई में इनका ये है बिल्कुल कि ऐसा ही है, हर दफा जब आप बैठेंगे ना साथ आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, और रिपीटेशन नहीं है इनके अंदर, मतलब मैंने अक्सर देखा कि कुछ, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो एक ही चीज़ को ना वो फिर एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम में भी वही रिपीट करते हैं, बल्कि आप नई नई चीज़ें लाते हैं, तो ये चीज़ जिद्दत वो कहते हैं कि, और सिंपल बात है कि जी पढ़कर जब आप आते तो काम अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने ज्वाइन किया। जफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी को होस्ट सुमेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताते चलूँ कि अनवर भाई, जुबैर भाई और हमारे शान भाई जो कैमरे में मौजूद थे, और साथ साथ आलिया अब्बास भाई, रमीज़ भाई जो PCR में मौजूद है, MCR में अली भाई, और हमारे अदनान भाई, और साथ ही फरहान भाई मौजूद हैं, बिलाल भाई मौजूद हैं जो कि चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसी के साथ जो मोइन भाई, सलीम भाई, ओके जी, तो सलीम भाई, मैं बिल्कुल नाम वाकई में भूल जाता हूँ, ये जब तक कान में नहीं बताते मुझे नाम याद नहीं होते हैं, और ये थोड़ा सा इशू है मेरे साथ। और साथ साथ मजीद आजम साहब का, नुमान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो ट्रस्ट करते हैं, इवन दो हमारे जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है उससे लेकर
हमारे डोमेस्टिक स्टाफ जितना भी है जो हमें स्टूडियोज़ तक लाते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लोग हैं तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी के साथ ज़िंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं, क्योंकि रब्बुल अव्वल का महीना है और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही दर्स दिया, वो ये दर्स था सिला रहमी, यानी आप दूसरों पर रहम करें, अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं पूछेगा कि किसी की मदद इसलिए की कि वो आपका हम मज़हब था, अल्लाह ताला सिर्फ ये पूछेगा कि मदद की, खुश है, नहीं की। तो इंसानियत का जो दर्स है वो सामने आता है कि जब कोई मुसीबत में होता है तो फिर वहाँ पर मज़हब एक साइड पर हो जाता है और फिर इंसानियत सामने आती है। तो इंसानियत को लेकर चलें, ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि आखिरत में भी आप कामयाब रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल फिर मिलूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।